ज़मीं पर बैठकर क्यों आसमान देखता है? पंखों को खोल, ज़माना सिर्फ उड़ान देखता है। लहरों की तो फितरत ही होती है शोर मचाना, मंजिल उसी की होती है जो नज़रों में तूफान देखता है। Jai Janendra and good evening, respected dignitaries, esteemed guest, and my beautiful audience. It gives me immense pleasure to be your host this evening. As we gather here for the most fruitful session by our distinguished guest, Dr. Vikas Divyakirti ji. आप सभी को नमस्कार। जय जिनेंद्र। मैं जैन समाज से नहीं हूँ तो मुझे बहुत पता नहीं है कि कैसे बोला जाता है उस समाज में। जब आपने शुरुआत की, मंत्र की, तो मैं खड़ा तो हो गया सबके साथ। मुझे एक दो पंक्तियों की बात समझ में आई कि जूते उतारने होते हैं, तो मैंने तुरंत उतार दिए जूते। लेकिन मैं मंत्र सुनता रहता हूँ, लेकिन क्योंकि जैन समाज में कोई रहा नहीं, इसलिए थोड़ी सी गुस्ताखी उस समय हुई। जैन धर्म मेरी रुचि का विषय है, और जब मैंने यूपीएससी का अपना लास्ट अटेम्प्ट दिया, तो क्योंकि फिलॉसफी मेरा विषय था यूपीएससी में, तो उसमें एक स्वाभाविक सा सवाल ये होता है कि आपको कौन सी फिलॉसफी सबसे ज़्यादा पसंद है। तो तैयारी करते हुए मैंने खूब सोचा कि मैं इस सवाल के जवाब में क्या जवाब दूंगा। वेस्टर्न फिलॉसफी में कई फिलोसफर्स मुझे प्रिय रहे। कांट एक बड़ा अच्छा फिलोसफर है, तो मैंने सोचा कि मैं उसका नाम बोल दूंगा हमेशा आराम से। पर फिर सोचा कि अगर पूछेंगे कि इंडियन फिलॉसफी में क्या सबसे ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सारी फिलॉसफी ध्यान से देखा कि जिस पर मैं तसल्ली के साथ, कन्विक्शन के साथ बात कर सकूं, और अंत में मैंने उत्तर तैयार किया कि पूछेंगे तो बोलूँगा जैन दर्शन। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आज मैं जैन समाज के बीच में हूँ, ये मेरा बड़ा ऑब्जेक्टिव आंसर था। ये अलग बात है कि वहाँ सवाल पूछा ही नहीं गया तो बात हुई ही नहीं, लेकिन लेकिन मेरे पास उस तैयारी के दौरान कई सवालों के जवाब आए कि मैंने ये क्यों ऐसा सोचा, मैंने ऐसा क्यों कहने की कोशिश की। मैं उस पर आऊँगा थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जीतो समूह को, जीतो फैमिली को। और जैसा मुझे बार बार कहा जा रहा है कि पहली बार आपका हॉल भरा है, शायद आपको लग रहा है कि मेरी वजह से भरा। मुझे लगता है हॉल इतना अच्छा है कि इसके लालच में ही सब लोग आए होंगे, जो भी वजह रही हो। तो शुक्रिया कि आपने इतना सम्मान मुझे दिया, मुझे बुलाया। किस टॉपिक पर बात करनी है, इसमें दुविधा थी। मैं क्योंकि अध्यापक हूँ, मेरा रोज़गार ही बोलना है, बोलता ही हूँ, और अक्सर जो मैं क्लास लेता हूँ वो करीब 7 से 8 घंटे की होती है, उसमें कोई ब्रेक भी नहीं होता है। तो जब उन्होंने कहा कि सर 1 घंटा बोलना होगा, पानी वानी पी लीजिए, तो मैं उन्हें कहना चाह रहा था कि 1 घंटा तो हमारे ट्राई बॉल खेलने की तरह है। मैथ्स तो शुरू उसके बाद होता है हमारा। तो मेरी चुनौती ये नहीं होती कि मैं 1 घंटा क्या बोलूं, चुनौती ये होती कि 1 घंटे में कैसे ख़त्म करूं। और दूसरा, हम लोग इतना फोकस्ड हैं अपने पढ़ने पढ़ाने के प्रोसेस में कि जब मुझसे कोई कहते हैं कि आप किसी भी विषय में बोल दीजिए, तो मैं कुछ भी नहीं सोच पाता हूँ कि मैं क्या बोलूँ। तो मैंने इनसे बहुत निवेदन किया उस दिन। मैंने कहा आप मुझे कोई टॉपिक दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, जो टॉपिक आपका मन करे, किसी विषय का दे दीजिए, पर दे दीजिए मुझे कोई टॉपिक। तो बोले सर आप क्या क्या बोल सकते हैं। मैंने कहा आप बताइए ना। मैंने कहा आप जैनिज़्म पर बात करना चाहें तो मैं जैन फिलॉसफी पर आपसे 2-3-4 घंटे बात कर सकता हूँ, क्योंकि वो मेरा बड़ा प्रिय विषय है। स्यादवाद पर, अनेकांतवाद पर, मैं पंचव्रत पर, महाव्रत पर, अणुव्रत पर, जिस पर आप बात करना चाहें, इनमें से किसी भी विषय पर आप 2 घंटे बुलवा लीजिए, बोल दूंगा। पर्यूषण मेरा बहुत प्रिय विषय है, जिसको मैंने क्षमा वाणी के बारे में मैंने 10 साल पहले कहीं लिखा था फेसबुक पे, तब मैं फेसबुक पे एक्टिव था, अब तो नहीं हूँ, कि अगर मुझे दुनिया के सारे धर्मों को मिला के एक धर्म बनाने का मौका मिल जाए कभी, तो मैं जैन धर्म की एक चीज़ ज़रूर उसमें शामिल करूँगा, और वो है उसका क्षमा वाणी पर्व। और वो इसलिए करूँगा कि बात आज की नहीं है, बात किसी भी दौर की है।
आज की ज़्यादा है। हम सब इतने व्यस्त हैं कि हम जिनसे जुड़े हैं, जो नज़दीकी लोग हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, हमें पता भी नहीं चलता कब हमारे मुंह से कुछ ऐसा निकलता है कि उनको बुरा लग जाता है। ये भी हो सकता है कि हमारी नीयत एकदम ठीक रही हो, हमने सोच समझ के ना ही बोला हो, पर किसी खास कॉन्टेक्स्ट में किसी खास व्यक्ति ने मेरी किस बात को किस रूप में लिया, ये तो मुझे नहीं पता। कई बार ऐसा होता है कि मैंने अपनी ओर से कुछ गलत नहीं किया, पर सामने वाला मुझसे नाराज है, मुंह फुला के बैठा है, मुझे पता भी नहीं है। पता हो तो मैं उससे माफ़ी मांग भी लूँ, मुझे पता ही नहीं है। वो कहेगा भी नहीं, उसका भी गुरूर है, सम्मान है, आत्मसम्मान है, कैसे कहे, कैसे खुद याद दिलाए कि तुमने एक बार ऐसा कह दिया था तो मैं नाराज़ हूँ। तो जब मैंने सुना कि मेरे बहुत सारे दोस्त जैन परिवारों से आते हैं, उनमें से एक ने 8-10 साल पहले जब मुझे पहली बार व्हाट्सएप पे भेजा मिच्छामी दुक्कड़म, तो मुझे लगा पता नहीं क्या स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं, क्या लिखा है। और उसके आगे लिखा उसने कि यदि पिछले 1 साल में मुझसे कोई भूल हुई हो, त्रुटि हुई हो, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मुझे लगा क्या हो गया इसको, सब तो ठीक ही था। तो क्योंकि मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, मैंने कहा जाओ माफ़ किया। कोई बात नहीं। फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या मामला क्या है? तब उसने बताया, मैंने जैन फिलॉसफी पढ़ी हुई थी, पर ये संयोग से फिलॉसफी के हिस्से में नहीं था, पाठ्यक्रम में, किताबों में नहीं था। तो जब मैंने सुना कि साल में एक ऐसा दिन है जब आपको बिना किसी वजह के माफ़ी मांग लेनी है, कि शायद कोई गलती हुई हो, नहीं भी हुई तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि गलती हुई होगी, और मुझे माफ़ कर दो भाई। मुझे लगा कि किसी समाज के रिश्तों को इंटैक्ट रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, ये कितना सुंदर त्यौहार है। उस चीज़ की माफ़ी जो शायद मुझे याद भी नहीं। और अगर सब लोग इतने विनम्र हो जाएं, इतने हम्बल हो जाएं, तो झगड़ा किस बात का है फिर? और अगर यही स्थिति सारे धर्मों में हो जाए, सारे देशों में हो जाए, तो फिर क्यों झगड़ा है? अगर एक बार पाकिस्तान हमसे मिच्छामी दुक्कड़म कह दे तो दिक्कतें ही खत्म हो जाएंगी। फिर मैंने सोचा मिच्छामी दुक्कड़म कहाँ से आया? तो मैं, भाषा भी मेरा विषय रहता है, तो मैं समझ गया कि प्राकृत और पाली वाला मामला होगा। जब रिसर्च की तो पता लगा प्राकृत का है। तो संस्कृत के एक शब्द या वाक्यांश से यह बना मिथ्या में दुष्कृतम। मिथ्या का मतलब दर्शन में अलग अलग होता है। शंकराचार्य ने मिथ्या को अलग सेंस में लिया, जैन दर्शन अलग सेंस में लेता है। यहाँ मिथ्या का मतलब है नॉन कॉन्सिक्वेंशियल, जो निरर्थक हो जाए, बीज रहित हो जाए। तो मिथ्या में दुष्कृतम, जो दुष्कृतम, दुष्कार्य, गलती मुझसे हो गई है, वो मिथ्या हो जाए, मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ। और वही प्राकृत में आते आते मिच्छामी दुक्कड़म हुआ। तो आज जो मुझसे मिस्टेक हुई, मैंने जूते पहन के पहला मंत्र सुन लिया, तो उसके लिए मैं आप सबसे मिच्छामी दुक्कड़म कह देता हूँ, और उसके बाद यहाँ से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। मैं ज़्यादा लंबा बोलने के लिए कुख्यात भी हूँ, तो आप मुझे संकेत कर दीजिएगा जब आपको लगे कि काफ़ी हो गया, तो मैं तो मैं वहीं पर अपनी बात रोक दूंगा। तो विषय की जब बात हुई तो मयूर जी ने 2-3 सुझाव दिए। तो ये बोले कि हम सब की आजकल एक बड़ी दुविधा पेरेंटिंग को लेके है, अपने बच्चों को कैसे संभालें। जब मुझसे कोई कहता ना कि पेरेंटिंग की दुविधा है, बच्चों को कैसे संभालें, मुझे बच्चे भी दिमाग में आते हैं कि पेरेंट्स को कैसे संभालें ये। और मैं जनरली बच्चों के साथ खड़ा होता हूँ इस मामले में, पेरेंट्स के साथ में कम खड़ा होता हूँ। और मुझे सच में लगता है कि ज़्यादा सीखने की ज़रूरत पेरेंट्स को है, न कि बच्चों को है। और अभी कोटा में जितनी दुर्घटनाएं हुई, तो वहाँ के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं राजस्थान सरकार के, जो कोटा में डीएम भी रह चुके हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मैं चाहता हूँ कि आप भी इस प्रक्रिया में हमारी हेल्प करें बच्चों के लिए। मैंने कहा आप जिस दिन कहेंगे मैं आ जाऊँगा, जो कहेंगे मैं कर दूँगा, आप बताइए क्या करना है। बोले कोटा में बहुत सारे बच्चे हैं, हम चाह रहे हैं कि उनसे आप बात करें। मैंने कहा एकदम आ जाऊँगा, लेकिन अगर आप मेरी सलाह माने तो उनके पेरेंट्स से बात करवाइए, क्योंकि ये दिक्कत बच्चों की नहीं है, ये दिक्कत पेरेंट्स की है। तो उसके बाद से वो प्रोग्राम बन नहीं पाया, क्योंकि पेरेंट्स को बुलाना भी आसान काम नहीं है। बच्चों को तो घेर घार के बिठा सकते हैं, पेरेंट्स को आप कैसे बुलाएं। लेकिन
फिर पेरेंट्स की बात होते होते बात हुई कि थोड़ा सा बिजनेस इथिक्स से बात करेंगे, थोड़ा सा सुयश जी की विशेष इच्छा थी कि एम्पैथी पर बात करें जो आजकल समाज में कम हो रही है। तो अंत में ये हुआ कि सर आप बस आ जाइए, इन्हीं सबका मिला जुला के हलवा बना दीजिएगा, और बेसिकली हम आपको सुनना चाह रहे हैं और कोई ख़ास टॉपिक से मतलब है नहीं, बस आप आ जाइए और कुछ कुछ बातें अच्छी अच्छी कर लीजिए, बस इतना ही पर्पज़ है। तो फिर मैं उसी इरादे से आया हूँ। तो मैं शुरुआत पेरेंटिंग से कुछ बातों से करूँगा, उसी में एम्पैथी का जिक्र भी कर लेंगे, थोड़ा सा मौका मिला तो मयूर जी का फेवरेट विषय बिजनेस एथिक्स है, मौका मिलेगा तो उसको भी बीच में डिस्कस कर लेंगे। मैं क्योंकि अध्यापक हूँ और बच्चों से बात ज़्यादा करता हूँ, अक्सर मैं जब क्लास लेता हूँ तो बच्चों की संख्या अच्छी खासी होती है और ये बहुत चुनौती होती है कि उनको 3 घंटे 6 घंटे 8 घंटे बिठा के रखना। हमारी क्लासेस में बच्चों को ये छूट है कि वो जब चाहें उठ के जा सकते हैं। मेरी क्लास में विशेष रूप से और भी छूट है, वो सो भी सकते हैं क्लास में, मैं उनको कभी नहीं रोकता हूँ। इतना ही कहता हूँ कि नींद आए तो कोने वाली कुर्सी पर चले जाए ताकि दीवार पे सिर लगे तो ज़्यादा चोट ना आए, ऐसे सिर पे झटका आ सकता है। वो मेरी क्लास में खा भी सकते हैं। मैं खुल के बोलता हूँ कि मेरी क्लास में आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, खाने का मन करे खाते रहो, नींद आए सो जाओ, उठने का मन करे उठ के चले जाओ, मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मेरी क्लास में उठ पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, तो ये मेरा फेलियर है, आपका नहीं है कि मैं आपको रोक नहीं पा रहा हूँ। तो इसी बहाने मुझे फीडबैक भी मिलता रहता है कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग अपना हरकतें करते रहिए और मैं अपना काम करता रहूँगा। तो बहुत ज़रूरी होता है कि उन बच्चों को बहुत शुष्क तरीके से ना बताया जाए, थोड़ा रोचक तरीके से बात की जाए। रोचक तरीके से बात करने का एक ही तरीका है कि आप उनको कहानियों के माध्यम से बताएं, एग्जाम्पल्स के माध्यम से बताएं, एनेक्डोट्स इनको हम कहते हैं, घटनाओं के माध्यम से बताएं। और जैसे ही हम घटनाएं सुनते हैं, कहानियां सुनते हैं अपने आसपास की, तो हमें किसी चीज़ का महत्व और कॉन्सेप्ट दोनों समझ में आते हैं। मैं जहाँ से ये बात करना शुरू करना चाहता हूँ वो ये है कि पेरेंटिंग के नज़रिए से हमारा समय दुनिया के इतिहास का सबसे मुश्किल समय है। पेरेंटिंग हमेशा मुश्किल रही है। मेरी राय में इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम माँ होना है, बाकी सारे काम आसान हैं। माँ बन के अपने बच्चे को पालना इतना मुश्किल काम है। मतलब बाप लोग जाते हैं, बिजनेस करते हैं, पैसा कमाते हैं, सब कुछ करते हैं, बड़ी बात है, वो भी छोटी बात तो नहीं है। लेकिन उससे ज़्यादा मुश्किल है एक छोटे बच्चे के साथ 24 घंटे गुजारना, बिना क्रोधित हुए गुजारना, उसकी हर तरह की जिद, हर तरह की छटपटाहट, बेचैनी को झेलते हुए गुजारना, अपने जो करियर हो सकता था उसको दांव पे लगा के उसकी ज़िंदगी को संवारना। एक छोटा बच्चा एक स्टार्टअप जैसा होता है, क्योंकि जैन समुदाय है इसलिए मैं ऐसी भाषा ज़्यादा बोल रहा हूँ। एक स्टार्टअप जैसा है, आप उस पर 15, 17, 18 साल इन्वेस्ट करेंगे, बहुत सारी पूंजी खर्च करेंगे, समय खर्च करेंगे, तो जाके उसकी वैल्यूएशन बनती है। और नहीं तो जैसे स्टार्टअप्स फेल होते हैं, 1000 में से एक आधी पास होता है, बहुत सारे स्टार्टअप फेल होते हैं। तो ये परवरिश की दुनिया में भी होता ही है। जब मैंने कुछ घटनाओं की खोज की कि आजकल के चैलेंजेस क्या हैं, तो मैं घटनाएं पढ़ के बहुत घबरा सा गया। फिर मैंने कारणों की खोज की। मैंने देखा कि पिछले केवल 6 महीने की अगर मैं बात करूं या 2-3 साल की बात करूं, तो ये घटना कि किसी पेरेंट ने अपने बच्चे को मार ही दिया, किसी भी दौर की तुलना में ज्यादा हो रही है। फिलिसाइड एक शब्द होता है साइकोलॉजी में। फिलिसाइड का मतलब है अपने बच्चे को मार देना। फिलिसाइड जिस गति से हमारे समाज में इस समय है, उतना किसी दौर में नहीं था। आज के ही अखबार में एक खबर मैंने पढ़ी, परसों की खबर है। कर्नाटक का एक जिला है, उत्तरी कन्नड़ बोलते हैं उसको। एक माँ अपने बच्चे से इतनी परेशान हो गई, 6 साल का बच्चा था, ठीक से सुन नहीं सकता था, ठीक से बोल नहीं सकता था, कि अंत में उसने क्या किया, परसों एक नदी में जहां बहुत सारे मगरमच्छ थे, अपने बच्चे को फेंक दिया। और जब खबर मिली प्रशासन को, प्रशासन गए, तब तक बच्चे का मतलब जो डर था वो हो चुका था, उसकी मौत हो गई थी। तो मैं सोच रहा था कि इतनी क्या बेचैनी हो गई होगी, ऐसा क्या हो गया होगा।
फिर मुझे ध्यान है कि आज से करीब 4 महीने पहले गोवा और बेंगलोर के बीच का एक केस बड़ा प्रसिद्ध हुआ था। एक महिला जो एक एआई स्टार्टअप की फाउंडर थी, सीईओ थी, उसने अपने 4 साल के बच्चे को मार दिया, ऐसा आरोप है और वो अभी जेल में है। हम सोचते हैं कि हमारे देश में ही हो रहा, नहीं, दुनिया भर में हो रहा है। न्यू जर्सी का एक केस पिछले 20 दिन से काफ़ी पॉपुलर हो गया है। 3 साल पहले एक फादर न्यू जर्सी अमेरिका में था, 6 साल का बेटा है, थोड़ा मोटा है। अच्छा, पेरेंट होना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि आप बचपन में खुद प्रतिस्पर्धाओं में लगे रहते हैं और पेरेंट बन के एक नए किस्म का कंपटीशन हो जाता है। इसका बच्चा पढ़ने में मेरे बच्चे से ज़्यादा अच्छा कैसे हो गया, उसका बच्चा दिखने में मुझसे मेरे बच्चे से अच्छा कैसे हो गया। एक अजीब सी प्रतिस्पर्धा जिंदगी भर चलती रहती है। इसलिए पेरेंट होने में बहुत पेशेंस चाहिए, क्योंकि आपका बच्चा वैसा होगा नहीं जैसा आप चाहते हैं। हम सब डिजाइनर बेबी चाहते हैं, ऐसा बच्चा लंबा इतना हो, सुंदर इतना हो, इतना स्मार्ट हो, पढ़ने में तो ऐसा हो कि सबको पीछे कर दे, समझदारी में तो अलग ही लेवल का हो, उसके बाद भी आज्ञाकारी इतना हो कि हमेशा पैर ही छूता रहे। ऐसा कॉम्बो है नहीं दुनिया में कहीं भी, और ऐसे कॉम्बो आप भी नहीं थे अपने पेरेंट्स के सामने। जब आप नहीं थे अपने पेरेंट्स के सामने, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपके बच्चे वैसे कॉम्बो बनेंगे? नहीं बन सकते। तो आपका बच्चा शायद पढ़ने में अच्छा होगा लेकिन थोड़ा मोटा होगा, पढ़ने में खराब है लेकिन दिखने में सुंदर है, दिखने में सुंदर हो गया, पढ़ने में भी अच्छा हो गया, पर बदतमीज है। कहीं ना कहीं तो मामला फंसेगा ही। और जब तक मामला घर के अंदर है मैनेज हो जाता है, जब बाहर जाने लगता है तो बड़ा पेशेंस चाहिए। लोग मजाक बनाएंगे आपके बच्चे का, 10 लोग आपके सामने चिढ़ा के बोलेंगे तुम्हारा बच्चा जो है ना देखने में भद्दा लगता है, आपका खून जल जाता है उस समय, अहिंसा का विचार हट जाता है उस समय। मन करता है कि अभी तो हिंसा हो ही जाए, बाद में अहिंसा देख लेंगे, ऐसा मन में आता है। स्वाभाविक सी बात है, सबके मन में आता है। तो उस आदमी के साथ जो हुआ न्यू जर्सी में, उसका बच्चा थोड़ा सा मोटा था। बहुत लोगों के बच्चे मोटे होते हैं, अमीर समाजों में ज़्यादा है, अमेरिका में ओबेसिटी ज़्यादा है, यूरोप में ज़्यादा है। मेरा ख्याल है कि भारतीय समाज में जैन परिवारों में दिक्कत थोड़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि जैन समाज भारत का सबसे अमीर समाज है, तो ये खतरा ज़्यादा है। सीधी सी बात है, खतरा ज़्यादा है, क्योंकि जहाँ एफ्लुएंस ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है, सुविधाएं ज़्यादा हैं, वहाँ ये खतरा ज़्यादा है। सिंपल सी बात है। तो वो पेरेंट ऐसा था, बाप, एक दिन उसको शायद किसी ने कह दिया होगा तुम्हारा बेटा बहुत मोटा है, उसे गुस्सा आ गया। 6 साल का बेटा, उसने बेटे को पकड़ा कि चलो जिम चलो मेरे साथ। बेटे ने कहा पापा क्यों ले जा रहे हो, लेकिन उस समय उसको बचाने वाली माँ घर में नहीं थी, तो बाप घसीटता वो ले गया जिम उसको, और ट्रेडमिल चलाया कि चलो दौड़ो इस पे। ट्रेडमिल तेज कर दिया, बच्चा पूरी ताकत से दौड़ रहा है लेकिन नहीं दौड़ पा रहा, धम से गिरा नीचे। बाप ने 2 झापड़ मारे, फिर चढ़ाया ट्रेडमिल के ऊपर, 5-6 बार वो गिरा, और ऐसा गिरा कि उसकी मौत हो गई। और अब 3 साल बाद इस घटना के, लगभग 3 साल हो गए इस बात को, अब केस शुरू हुआ है, उसके फादर जेल में हैं, 30 साल की सजा का प्रस्ताव दिया गया सरकार की ओर से, क्योंकि वहाँ प्ली बार्गेनिंग होती है कि इतनी सजा ले लो तो केस नहीं चलाएंगे, नहीं तो केस चलाएंगे। तो उसने कहा कि मैं सजा नहीं मानूंगा, तो केस चल रहा है, बाप जेल में। ये घटनाएं इतनी मात्रा में पहले नहीं सुनी जाती थी। पहले किसी माँ का अपने बच्चे को मारना केवल एक स्थिति में होता था कि माँ अविवाहित है, वो ऐसी स्थिति में फंस गई है कि कुछ कर नहीं सकती है, उसके लिए जिंदा रहना मुश्किल है, तब भी वो मारती नहीं थी, कहीं छोड़ देती थी, भाग जाती थी। ऐसी ये घटना में कबीरदास का इतिहास हम पढ़ते हैं। यहूदियों के जो प्रवर्तक हैं हजरत मूसा, उनका इतिहास भी ऐसा है। उनकी माँ ने भी उनको इस तरह से एक नदी के पास छोड़ा था, और फिर वहां से जो राज परिवार था उसने उसको अपना लिया था। ये घटनाएं बढ़ रही हैं, इसका मतलब पेरेंट्स का जो पेशेंस का लेवल है वो दुनिया के इतिहास का सबसे कम इस समय हो चुका है। एक तरफा नहीं है, ये बच्चों की साइड से भी है। अगर आप बच्चों का मनोविज्ञान देखेंगे तो वो भी बहुत अच्छे सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं इस समय। अभी 2-3 महीने पहले बेंगलोर में घटना घटी है। 14 साल का एक बच्चा, 15 साल का उसका भाई, 2 भाई हैं,
14 साल के बच्चे ने अपने माँ बाप दोनों की हत्या कर दी। एक बहुत बड़ा बोल्डर उनके ऊपर फेंका, बाप के ऊपर। पिता को मारना चाह रहा था, माँ दुर्भाग्य से क्योंकि साथ में थी उसकी मौत हो गई। और फिर पूछा गया कि ऐसा क्यों किया भाई तुमने? उसने जो कहा वो हम सबके लिए बहुत जरूरी है। उसने कहा पिछले कुछ समय से मुझे और मेरे भाई को एलर्जी हुई, उस एलर्जी की वजह से हमारी त्वचा कहीं कहीं जल गई, काली हो गई। और रोज हमारे पापा बोलते थे, मतलब गालियां देते थे कि तुम कितने भद्दे दिखते हो, बदसूरत दिखते हो, क्या करते हो, बदतमीजी करते हो, कुछ गलत काम करते हो, इसलिए ऐसा हो गया है। और उसने पुलिस को बताया कि एक तो मैं खुद परेशान कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, और जब मैं घर आता था इस उम्मीद में कि घर पे कम से कम घर पे तो लोग मुझे समझेंगे, वहां तो प्रेम मिलेगा, वहां तो अनकंडीशनल तरीके से मुझसे बात होगी। वहां भी गालियां पड़ती थी, रोज गालियां सुनता था। और एक दिन जब गालियां बहुत ज्यादा हो गई, नहीं झेल पाया, तो मैंने कदम उठाया और मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं। ऐसी घटना है। 14 साल का बच्चा है सिर्फ। आप इंटरनेट पे केवल एक चीज सर्च करके देखिए कि ऐसी माताएं या पिता बूढ़े जिनको बच्चों ने घर से बाहर निकाल दिया हो। मैंने यूं ही परसों नेट पर सर्च किया, ओल्ड एज पेरेंट्स हु हैव बीन थ्रोन आउट बाय देयर चिल्ड्रन फ्रॉम द होम। मुझे लगा एक आध घटना सामने आएगी, कुछ पता पढ़ूंगा उसके बारे में। इंटरनेट के कई पेजेस भर गए, घटनाएं खत्म नहीं हो रही थी। और जो मोस्ट रिसेंट घटनाएं थी उनमें से एक थी बंगाल की, एक ऐसी औरत जिसका पति मर गया, 90 साल की है, 7 बच्चे हैं। 7 बच्चे उन घरों में रहते हैं जो उस महिला के पति ने और उसने मिलकर बनाए थे। और 7 बच्चों ने अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दिया, जिस जगह में रहती थी। 12/7 की घटना है। 12/7 एक जगह है बंगाल में, वहां की घटना है। अब माँ घर में है, कैसे निकाले? किराए पर एक टीम को हायर किया, बदमाशों की टीम को। वो आई, माँ को उठाया, रात को लेके गई और कहीं फेंक के आ गए, सिर्फ इसलिए कि इस बुढ़िया का झंझट कौन उठाए। जब ऐसी घटनाएं, आप भी पढ़ते ही होंगे अखबारों में, मैं भी पढ़ता हूं। और जब जब ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती हैं तो हमें बहुत केयरफुल हो जाना चाहिए कि कुछ ऐसा हो रहा है जो ठीक नहीं है। और ये मामला ये कह के टाल देना कि बच्चे आजकल ठीक नहीं हैं, ये पेरेंट्स का सबसे आसान सेफ मैसेज है कि आजकल के बच्चे ठीक नहीं हैं। हमें समझना चाहिए कि ये मामला बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स के लिए महत्वपूर्ण है कि उनसे कहीं कोई ऐसी गलती तो नहीं हो रही कि ऐसी घटनाएं हमारे समाज में ज़्यादा हो रही हैं। तो मैं भी एक पेरेंट हूँ। पेरेंटिंग पर बोलने का बहुत हक मुझे नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा कोई 30 मार का पेरेंट नहीं हूँ। मेरा बच्चा भी बड़ा साधारण सा है, सामान्य सा बच्चा है। पर मुझे एक बात का सुकून है, मैं उसकी साधारणता को बहुत एंजॉय करता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है। और जो सबसे अच्छा बाप मुझे लगा पिछले 10-20 साल में इस समाज में, सबसे अच्छा बाप, वो मध्य प्रदेश के सागर में रहता है, एक कॉन्ट्रैक्टर है। 2018 में एक खबर पड़ी, मैं पढ़ के दिन भर खुश रहा उस खबर को पढ़ने के बाद। उसका बच्चा 10वीं क्लास में फेल हो गया। अब हम सबके बच्चे फेल होते हैं कहीं ना कहीं। हाँ, पूरी क्लास में फेल नहीं होता, एक आध सब्जेक्ट में फेल हुआ, कहीं नंबर कम आ गए, सब होता ही है हमारे साथ, कौन सी खास बात इसमें है। पर हम सब छिपाने में लग जाते हैं। हम सब बच्चों पर दबाव बना बना के उनको कोटा भेजते हैं, और फिर हम खबरें पढ़ते हैं कि एक साल में 25-30 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि वो दबाव झेल नहीं पाए सफलता का। उस बाप को बड़ी चिंता हो गई कि मेरा बच्चा फेल हुआ है, उसके आसपास के बच्चे चिढ़ाएंगे, उन बच्चों के पेरेंट्स चिढ़ाएंगे, बुलिंग होगी, इस बच्चे पर दबाव ना हो जाए। उसने क्या किया, उसी दिन शाम के समय एक बहुत बड़ी पार्टी दी, सबको बुलाया, एक पार्टी है, बताया नहीं क्यों बुलाया, बच्चे को उसमें बुलाया और सबके सामने बोला, ये पार्टी इसलिए है कि मेरे बच्चे ने मेहनत की थी, फेल हो गया कोई बात नहीं, मैं एकदम इसके साथ हूँ, और ये बच्चा मोटिवेशन के साथ अगले साल आपको पास होकर दिखा देगा, डरने की बात नहीं। और
मैं दंग रह गया कि कोई बाप इतना सुंदर कैसे हो सकता है, इतना खूबसूरत बाप, कि मेरा बच्चा फेल हो गया। मैं तो इसको भी सेलिब्रेट करूंगा, भाई मेरे बच्चे ने मेहनत की थी, नहीं रिजल्ट आया तो क्या हो गया। मैं क्यों एक्स्ट्रा वजह बनूं कि उस बच्चे के डिप्रेशन में जाने की, एंग्जाइटी में जाने की। और वो खबर पढ़ के मुझे लगा कि ये तो एक फिल्म बनाने लायक खबर है। आजकल मैं खबरें पढ़ता हूँ तो मुझे वो भी दिमाग में आने लग गया कि फिल्म किस पे क्योंकि पिछले कुछ साल मेरा वैसा एक्सपीरियंस भी रहा इस फिल्म के स्क्रिप्ट लिखने के दौरान। ट्रेनिंग ऐसी हुई कि अब हम खबर पढ़ते सोचते कि फिल्म में कैसे सेट होगा, कैसे फिल्म में ला सकते हैं इस बात को। अच्छी खबरें भी है, लेकिन बुरी खबरों का अनुपात थोड़ा सा बढ़ा है। और तब मैं सोचने पर मजबूर होता हूँ कि क्या ऐसी वजह है। ये तो बहुत आसान बात है कि मैं कहूँ कि जो बात हमारे ज़माने में थी वो आज के ज़माने में नहीं है। अरे हमारे ज़माने के बच्चे जैसे होते थे आज के ज़माने के नहीं होते। ये तो बात हर बूढ़ा आदमी बोलता अपने बच्चों को। आपके पेरेंट्स आपको बोलते थे, आप अपने बच्चों को बोलते होंगे, तो सामान्य बात है। लेकिन हमारी नई पीढ़ी सचमुच एक ऐसे दौर में है जो मानवता के इतिहास में आज तक नहीं आया है, और इसको हम जितना जल्दी समझ लेंगे उतना अच्छा रहेगा। हम जब बच्चे थे, हम स्कूल जाते थे, स्कूल में कुछ गड़बड़ हो भी गई तो स्कूल में बात खत्म हो जाती थी। बहुत हुआ तो पेरेंट्स के पास चिट्ठी आती थी, फिर घर में पिटाई होती थी, उतना ही मामला था। थोड़ा स्कूल में पिटे, थोड़ा घर में पिटे, मामला खत्म, बात खत्म हो गई। स्कूल में आपने कुछ गलती कर दी, 4 लोगों ने चिढ़ाया, थोड़ी बुलिंग हुई, सब लोग हंसे, आपके 2 आंसू निकले, ठीक है, बात खत्म हो गई। उसके बाद आप पर इम्पैक्ट किसका था? टीचर का था, पेरेंट्स का था, स्कूल के दोस्तों का था, गली के दोस्तों का था। इतनी दुनिया हमारी होती थी। हम खूब खेलते थे स्कूल के बाद, स्वाभाविक था, कुछ और था ही नहीं खेलने के लिए। हम क्या करते? खेलते ही थे। कभी क्रिकेट खेला, फुटबॉल खेला, कंचे खेले, गुल्ली डंडा खेला, सब कुछ खेला। पर खेला, घर से बाहर निकले, खेले हम लोग। जब मेरा स्कूल खत्म हो रहा था उस समय वीडियो गेम्स आनी शुरू हो गई थी। मारियो नाम की एक वीडियो गेम आई थी जिसका मैं बाद में चैंपियन बन गया था। मैंने ठीक ठाक उसमें अभ्यास किया था, और उसके लिए खेलने के लिए स्पेशल जगह जाना होता था। एक वीडियो गेम शॉप होती थी, घर से पैसे चुराने होते थे या मांगने होते थे, क्योंकि वहाँ पैसे लगते थे। पैसे इतने कहाँ से आएंगे? फिर आप वहाँ खेलेंगे, दीवानों की तरह खेलते रहेंगे। वो शुरू हुआ था। आज के बच्चों की जो हालत है, मुझे क्योंकि ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स मिलते हैं, बहुत सारे बच्चे भी मिलते हैं। कई बच्चे मेरे पास आके जब अकेले में बात करते हैं तो कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जो पेरेंट्स हमें नहीं बोल सकते हैं। मुझे उनके पेरेंट्स पे तरस आता है। जो घटना मैं आज तक नहीं भूल पाया, मुझे एक बच्ची ने आज से 15 साल पहले आके क्या कहा, लगभग रोते हुए, कि मैं आईपीएस बनना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है, तो इसमें रोने क्या बात है? आईपीएस तो खुश होकर बनो, रो के क्यों बनना है? तो उसने कहा आईपीएस इसलिए बनना है कि आज से कुछ साल पहले गांव में मेरा गैंग रेप हुआ था। अभी मामला सीरियस हो गया, मैं चुप हो गया। मैंने पूछा फिर आपके पेरेंट्स ने क्या एक्शन लिया? पुलिस में रिपोर्ट की या नहीं की? उसने कहा नहीं, पुलिस तो बात की बात है। मेरे जीवन की सबसे बड़ी दुविधा ये है कि मैं अपने पेरेंट्स को बता नहीं सकती, क्योंकि वो मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे, मेरी ही गलती निकालेंगे। तो मैंने कहा तुमने बताया नहीं पेरेंट्स को? बोले नहीं, ना बताया है, ना बता पाऊंगी, आज तक किसी को नहीं बताया है। रोज घुटती हूं अंदर ही अंदर, आज पहली बार आपको बता रही हूं। और आईपीएस इसलिए बनना है कि जो मेरे साथ हुआ किसी और के साथ ना हो। और मैं तब से सोचता हूं कि वो कितने अभागे और मूर्ख पेरेंट्स होंगे जो अपने बच्चे से ये बात नहीं कर सकते। आपका बच्चा गैंगरेप का शिकार हो गया और उसमें इतनी हिम्मत है कि उस चीज को झेल गया, आपको नहीं बता पा रहा, क्योंकि उसको आप पर इतना भी भरोसा नहीं है कि आप उसकी बात सुन पाएंगे। जितने रेप हमारे समाज में होते हैं उनमें से 95% घर के अंदर होते हैं। घर के मेंबर्स या दूर के रिश्तेदार या आस पड़ोस के लोग करते हैं। और उनमें से शायद 10% से ऊपर की खबर किसी को लगती नहीं है। क्यों नहीं लगती है? क्योंकि जब जब कोई बच्ची अपने पेरेंट्स को बोलती है कि ऐसा हुआ है,
पेरेंट्स कहते कि नहीं, तूने गलती की होगी, या छुपा दे, दबा दे बात को, चुप रहे, दूर रहा कर उनसे। हिम्मत नहीं करते कि हिसाब बराबर करें, अपनी बेटी का हक मांगे उस आदमी से, इतनी हिम्मत नहीं करते हैं। ऐसे बुज़दिल समाज में क्या होगा? डिप्रेशन नहीं होगा, एंजाइटी नहीं होगी तो क्या होगा? और उस लड़की की बात सुन के मैं हिल गया था। यह अलग बात है कि उस लड़की ने बहुत मेहनत की, बाद में आईपीएस बन भी गई। उसके बाद वो क्या कितना कर पाई मुझे नहीं पता, पर मेरा ख्याल है कि जिस जिस ज़िले में वो रहती होगी, कम से कम उस ज़िले की लड़कियां और बेटियां महफूज रहती होंगी। लेकिन वो तो एक अलग बात है, उसने क्या किया अलग बात है। एज पेरेंट्स हम क्या कर रहे हैं ये अलग बात है। और जो मैं अब बताने वाला हूं वो तो और घबराने वाली बात है। आज का समाज, आज की स्थितियां कैसी हैं? हमारे बच्चों की सबसे बड़ी उपलब्धि भी, सबसे बड़ी चिंता भी ये है कि वो इंटरनेट के दौर के पैदाइशी बच्चे हैं। हमारी जनरेशन वो है जिसने सारे चेंजेस को देखा। हम लोग दुनिया के सबसे रोचक जनरेशन के लोग हैं, जो मेरे जैसी उम्र के लोग हैं, 40-50। मैं 50 का हूँ, आप तो 40-30 के लग रहे हैं देखने में। तो मतलब जो 40-50-55 की उम्र के लोग हैं, इतनी इंटरेस्टिंग जनरेशन इस दुनिया के इतिहास में कोई नहीं है जितनी हमारी है। हम जब पैदा हुए तो टेलीविज़न आने वाला था। टेलीविज़न हमारे दौर में 1975 में पैदा हुआ भारत में। टेलीविज़न से लेकर फिर कलर टीवी, फिर वीसीआर, वीसीपी, वहाँ से होते होते फ़ोन जिसमें घुमा घुमा के फ़ोन करना पड़ता था। फिर थोड़े अच्छे फ़ोन होने लगे, वायरलेस होने लगे। मोबाइल फ़ोन पहली बार जिसमें इनकमिंग आउटगोइंग 16 रुपये पर मिनट हुआ करती थी। वो ऐसे फ़ोन बटन वाले जिनसे आप कील भी ठोक सकते हैं, ऐसे फ़ोन हुआ करते थे। कितने साल के बाद पहली बार स्मार्टफोन आने शुरू हुए, फिर पता लगा कि फेसबुक भी कुछ होता है, फिर पता लगा व्हाट्सएप भी कुछ होता है, फिर पता लगा कि रोबोटिक्स भी होने लग गया है, फिर पता लगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी होने लगी है। और आज हम उस बिंदु पर आ चुके हैं, मुश्किल से 2 साल की बात है, मशीनें अंतिम रूप से इंसान को हराने वाली हैं, हर मामले में हराने वाली हैं। जो खुशफहमी हम सबको हैं वो सब खत्म होने वाली हैं बहुत जल्दी, मैक्सिमम 2 साल का समय है। अभी एआई आ गई है। जिस दिन एजीआई ठीक से आ गई, एजीआई का मतलब है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, और एआई की दुनिया के सबसे बड़े धुरंधर सैम ऑल्टमैन ने कल ही एक इंटरव्यू दिया, कल या परसों में, और कहा है कि चैट जीपीटी 4, जिसको आप बहुत बड़ा समझ रहे हैं कि कमाल हो गया है, वो अगले 2 साल बाद हास्यास्पद मानी जाएगी। वो प्रिमिटिव किस्म की टेक्नोलॉजी है, इतनी हास्यास्पद मानी जाएगी कि इतना भद्दा काम भी क्या हमने किया था कभी। और आज हम चैट जीपीटी को देख के दंग रह जाते हैं। कुछ भी करना हो, फोटो बनानी हो, वीडियो बनाना हो, रिसर्च करनी हो, कुछ भी करना हो, आप चैट जीपीटी को ठीक से प्रॉम्प्ट दीजिए। मतलब मैंने कई बार ऐसा करके देखा, एक विषय पर रिसर्च करनी है, पहले मुझे दिन भर लगता था 24 घंटे रिसर्च करने में, अब 24 सेकंड लगते हैं, वो सब कुछ करके देता है। और आज से 2 साल बाद ये प्रिमिटिव होने वाला है, आदिम होने वाला है, उसके बाद तो पता नहीं क्या होगा। इस दौर में जो बच्चे पैदा हुए, जिनको जेन जी और पता नहीं क्या क्या आजकल हम बोलते हैं, जनरेशन जी है, जनरेशन वाई है, हर 5-7 साल में चेंज हो रही जनरेशन आजकल। ये किस दौर के बच्चे हैं? ये पैदा होते हैं, जैसी माँ थोड़ी परेशान है, बाप परेशान है, खट से उसको मोबाइल फ़ोन दे दिया, या टेलीविज़न पे लगा दिया कोई अच्छा सा टीवी चैनल जिसपे वो सब आ रहा है, राइम्स आ रही हैं, अच्छी अच्छी वीडियो के साथ आ रही है, कार्टून फिल्म आ रही है। और बच्चे को पता लग गया कि एक मेरा बाप है, एक मेरी माँ है, और एक इन दोनों से ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक और है, ये बड़ा सा, इस पर हमेशा बढ़िया चीज़ें आती हैं, ये तो कभी कभी गुस्सा करते हैं, ये वाला ज़्यादा अच्छा है। तो टीवी पे ज़्यादा उसको मज़ा आने लगता है। अब रात को सो रहे हैं, वहाँ तो टीवी भी नहीं है, तो फिर फ़ोन दे दिया, फिर बच्चा फ़ोन में। कई बच्चे आजकल ऐसे हैं जो किताब जब पहली बार देखते हैं, किताब पे ऐसे ऐसे करते हैं, क्योंकि वो जिस दौर के बच्चे हैं उनको अखबार पे, किताब पे, इतना ही नहीं, दीवार पे ऐसे करने लग जाते हैं, टेबल पे ऐसे करते हैं कि बड़ी क्यों नहीं हो रही टेबल, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, उसी दौर के बच्चे हैं। ये तो मज़े की बात है कि अच्छा फ़ोन है, माँ की चिंता कम, बाप की चिंता कम हो गई, फ़ोन दिया, हम मस्त हो गए। लेकिन साथ में और क्या क्या आता है? इन बच्चों का खेलने का मन नहीं करता, क्योंकि इनके पास खेल से ज़्यादा रोचक चीज़ें हैं।
मुझे अच्छे से याद है कि हमने पहली बार 5वीं 6वीं क्लास में जाके ऊट पटांग चीज़ें पढ़नी देखनी शुरू की थी स्कूल में। पहले क्या है, पेरेंट्स हैं घर में, पेरेंट्स के होते हुए हिम्मत नहीं हो सकती, ना दिमाग में कुछ आता था। स्कूल गए, हर स्कूल में क्या होता है, एक आध बच्चा होता है जो नेता होता है क्लास का, जो कहीं कहीं से ज्ञान लेके आता है और सारे बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करता है कि भैया तुम तो बच्चे हो, तुम्हें नहीं पता दुनिया कैसे चल रही है, ये है असली चीज़ें। तो मुझे याद आता है कि शायद 6वीं 7वीं क्लास में पहली बार हमारी क्लास का एक छठा हुआ बच्चा था, कुछ किताब लाया था, कुछ फोटो वोटो थी उसमें ऊट पटांग सी, हम सब ने देखी, हम समझ भी नहीं पाए कि ये सब क्या है, पर ये हमें पता लगा कि इसको देखने से आदमी बड़ा माना जाता है, स्मार्ट माना जाता है। लेकिन तब भी क्या था कि एक रिसेस में एक कोने में जाके 2-3 लोग बैठ के देख रहे हैं और जैसे टीचर दूसरी जगह से भागे वापस, और इतना ही एक्सपोजर हमारा हुआ करता था। 12वीं क्लास हो गई, कॉलेज में आ गए, उसके बाद भी वैसा एक्सपोजर नहीं था कि आप बिगड़ने के लिए हमेशा तैयार हैं, ऐसा नहीं है। दुनिया बहुत कंट्रोल्ड किस्म की थी, रेगुलेटेड किस्म की थी। अब इंटरनेट की दुनिया है, आप जितने भी स्मार्ट माता पिता हों, आपके बच्चे आपसे ज़्यादा स्मार्ट हैं। और अगर आपको लगता है कि आप इंटरनेट और मोबाइल और डिवाइसेस में उनका मुकाबला कर पाएंगे, तो आप बच्चे हैं, नहीं कर सकते, वो हमारे बस की बात नहीं है, संभव नहीं है। आप टाइप करते हैं मैसेज, एक एक उंगली ऐसे करते हैं, ऐसे करके आपको जैन टाइप करना है, जे, फिर देखा ए कहाँ, AIN, और वो फ़ोन पे ऐसे टाइप करते हैं सामने देखते हुए, और गलत नहीं होता है, एक एक की सही दबाते हैं। आप उनसे मुकाबला करने का सोचते हैं, आपको प्लेटफॉर्म्स पता भी नहीं होंगे, वो उन प्लेटफॉर्म पे जाते हैं। 5 साल का बच्चा जब स्कूल जाने लगता है, उसी समय उसको पता लग जाता है कि क्या चीज़ें दुनिया में है, जो पहले पता लगती थी 15 के आसपास की उम्र में, 13 के आसपास की उम्र में। फ़ोन आपने उसको दे ही रखा है ताकि हमें परेशान कम करे। फिर वो फ़ोन में पहली बार सर्च करता है कुछ, अभी उसको ये नहीं पता कि सर्च हिस्ट्री डिलीट कर सकते हैं, तो बाप पकड़ लेता है, पिटता है बच्चा। फिर उसका स्कूल का फ्रेंड बताता है कि नहीं, इनकॉग्निटो जाना है। अगली बार से बच्चा स्मार्ट हो गया है, 6 साल का बच्चा स्मार्ट है, इनकॉग्निटो में वो सब देख रहा है जो आप नहीं चाह रहे थे, और जो आप देख रहे थे लेकिन आप नहीं चाह रहे थे कि वो देखे। बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसका एक्सपोजर का लेवल सोच के देखिए। ये हंसी मजाक में मैं कह रहा हूं, लेकिन बात की गंभीरता को देखना है। 6, 7, 8 साल के बच्चों का वो एक्सपोजर लेवल है जो पहले 14, 15, 16 की उम्र में होता था। मेडिकल साइंस इस बात को मान चुकी है। मैं जितनी बातें कोट कर रहा हूं, मैं हवा में कोट नहीं कर रहा हूं, मेडिकल साइंस की रिसर्चेस के बेस पे कोट कर रहा हूं। आपको आश्चर्य होगा, आज से 1 महीने पहले एक रिपोर्ट आई है, लगभग पूरी दुनिया में प्यूबर्टी की एज 1 साल कम हो गई है, जिसको टीनेज बोलते हैं कि 13 साल की उम्र में टीनेज आती है, बच्चियों को मासिक धर्म शुरू होता है। दुनिया भर में उसकी एज 1 साल कम हो गई है, और ये ऐसे नहीं हो गई है, ये एक्सपोजर से होती है। लड़के भी जल्दी मैच्योर हो रहे हैं। जो हरकतें 15, 16, 18 में ठीक लगती हैं, किसी बच्चे के मन में भाव आने चाहिए, 8, 9, 10 में वैसी बातें हो रही हैं। ये तो फिर भी छोटी बात है। इसके बाद जो होता है तो बच्चे ही, एक्सपोजर बहुत बड़ा मिल गया है। जब वो नेट पे जाते हैं, तो नेट पे जो पिशाच बैठे हुए दुनिया भर में, जो साइबर ठग हैं, जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, वो इसी ताक में हैं कि बच्चे मिल जाएं। उनको पता है कि बच्चे का मनोविज्ञान क्या है। वो हैकर्स हैं, वो हैक कर लेंगे कि उस बच्चे ने क्या क्या सर्च किया है, उसकी पूरी कुंडली खोल लेंगे कि बच्चे का इस समय मन कहाँ अटका हुआ है। अगर 9, 10, 11, 12 साल का कोई लड़का है जो कुछ ऐसे वीडियोस देख रहा था या इमेजेस देख रहा था, उसमें भी देख रहे हैं कि कैसी रेस, वाइट रेस उसको पसंद है, कि इंडियन तरह के लोग पसंद हैं, फिर उनकी तरफ से उसी रेस का वैसा ही सुंदर दिखने वाला व्यक्ति, फीमेल, और यदि कोई बच्ची है तो वो मेल, उससे इंटरेक्शन शुरू करेगा, उससे बातचीत होने लगेगी। धीरे धीरे उसको वो उलझाएगा अपनी बातों में।
वो बच्चा तो माँ बाप से छुप के कर रहा है सब, माँ बाप को पता ही नहीं है। और फिर वो उस बच्चे को प्रलोभन बहुत बड़े बड़े मिलेंगे। आपको ये सब नहीं पता है तो पता होना चाहिए, बहुत बड़े रैकेट चल रहे हैं इस समय दुनिया में। 11-12 साल का एक लड़का अपने कमरे में लैपटॉप पे वीडियो चैट कर रहा है, शायद एक ऑस्ट्रेलियन लड़की से जिसकी उम्र 21-22-25 साल है, और वो उससे मीठी मीठी बातें कर रही है। और फिर वो उससे कह रही है कि देखो, तुम इतने सुंदर हो, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, तुम भी मुझे देखो। फिर वो अपने थोड़े से कपड़े उतारती है, उसको कहती है कि तुम भी ऐसा, वो तो प्रोफेशनल है, तुम भी ऐसा करो। और वो बच्चा जिसको कुछ नहीं पता कि ये दुनिया कैसी है, वो कुछ कर बैठता है, और ये पूरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। और जैसी ऐसी चीज होती है, उसके बाद खट से मैसेज आता है कि अगर 2 घंटे में इस अकाउंट में $500 जमा नहीं किए तो ये वीडियो क्लिप तुम्हारे पापा मम्मी, तुम्हारा इंस्टा अकाउंट मेरे पास है, इंस्टा अकाउंट में जितने तुम्हारे फ्रेंड्स हैं उन सबके पास चला जाएगा, सबके ईमेल आईडी मेरे पास है। इसको बोलते हैं सेक्सटॉर्शन। और ये इस समय टीनेजर्स की दुनिया की सबसे बड़ी क्राइसिस है। बड़ी बात नहीं है कि हम में से किसी का बच्चा झेल चुका हो, बड़ी बात तब होगी जब उसने आपको बताया हो। और अगर आपको नहीं बताया है और आप इस खुशफहमी में कि ऐसा हमारे बच्चे को हो ही नहीं सकता, तो फिर कह रहा हूं कि हम इस बात से अनजान हैं कि हम किस स्थिति में हैं। अपने बच्चों से बात करना शुरू कर दीजिए। पहली बात तो ऐसा ना हो, और हो जाए तो आपसे बात कर ले। कई बच्चे झेल नहीं पाते, पैसा होता नहीं है, पैसा होता तो देते हैं। और $500 का मामला नहीं है, वो पहली बार का मामला है, उसके बाद फिर उतना मामला है, अगली बार फिर उतना मामला है। और ये ध्यान रखना है कि किसी बच्चे के साथ ये करने के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग की जरूरत भी नहीं है। हम एआई के जमाने में हैं, डीप फेक से कुछ भी हो सकता है। किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो फोटोग्राफी बेस्ड ऐप है, सिर्फ इतना उसको कहना है कि ये फोटो है, सिंपल फोटो, स्कूल की फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो, उसको देनी है और कहना है कि इस फोटो को एक ऐसी फोटो में तब्दील कर दो कि ब्लैकमेल किया जा सके। किसी के साथ भी हो सकता है। बस कल को कभी हम में से किसी का बच्चा हमसे ये कहे कि देखो पापा, देखो मम्मी, ये फोटो मेरी लग रही है पर मेरी है नहीं, तो उसको मारना पीटना नहीं है, भरोसा कर लेना है कि ऐसा हो सकता है। तकनीक इस लेवल पे है। और एक और टेक्नोलॉजी जो अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आई है, कभी भी आ सकती है लेकिन बन चुकी है। वो क्या करती है, एक फोटो देनी है और प्रॉम्प्ट देना है कि इस फोटो के बेस पे वीडियो बनाओ, और वीडियो में ये होना चाहिए। आप जो चाहेंगे वीडियो बन जाएगा, आपका ही बन जाएगा। आप वो नहीं है। और आप क्या, इस दुनिया के बड़े बड़े टेक्निकल एक्सपर्ट्स नहीं बता पाएंगे कि ये वीडियो नकली है। इसको डीप फेक कहते हैं आजकल, डीप फेक। हमारे आपके बच्चे इस खतरे से गुजर रहे हैं, और ये आज नहीं तो कल हम सबके बच्चों को झेलना है। उन सबको समझाने की जरूरत है कि जब किसी से प्रेम भी करते हो, मान लीजिए आजकल बच्चों के प्रेम में क्या होता है, सबसे पहले पासवर्ड शेयर करते हैं कि तुम मुझसे प्यार करती है, हाँ तो पासवर्ड दे, तुम मुझसे प्यार करता है तो पासवर्ड दे। दोनों पासवर्ड देते हैं, फिर एक और आईडी बना लेते हैं अलग से, उसका पासवर्ड दे देते हैं। फिर उसके बाद भरोसा और कायम करना है। फिर रात को 2 बजे जब पेरेंट्स सो चुके हैं, फिर वीडियो कॉल करते हैं। भरोसा करती है, हाँ, तो फिर कपड़े उतार, वीडियो कॉल पे। ये खेल शुरू हो जाता है। अपने बच्चों को समझाना है, दुनिया का कोई भी इंसान कितना भी भरोसेमंद हो, ऐसी गलती ना करे। लड़का हो तो वो भी ना करे, लड़की हो तो वो भी ना करे। और ये हमारी पीढ़ी निकल गई है, हमें नहीं पता कि ये भी खतरे होते हैं। हमारी पीढ़ी में ये सब खतरे थे ही नहीं।
हमने कम से कम ये सब नहीं झेला। हमारी पीढ़ी में ये था कि गलती से आप कहीं हैं, नहा रहे हैं, किसी ने देख भी लिया, फोटो नहीं खींच सकता था। फोटो खींचने के लिए फोटोग्राफर बुलाना पड़ता था बाहर से, या तो हर आदमी फोन लेके घूम रहा है। और फोटो अगर खिंच गई, अगर आपको भी ऐसी मासूमियत आपके अंदर है कि मैंने फोटो खींच ली, मेरा फोन तो एयरप्लेन मोड पे है, मेरे फोन में ही है, बाहर तो गया ही नहीं, इसको बोलते हैं मासूमियत। अगर आपने फोन में फोटो खींच ली है और डिलीट कर दिया उसको, अगर आपको लगता है डिलीट हो गई, तो ये मासूमियत है। कोई सिंपल सा टेक्निकल एक्सपर्ट जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, 2 मिनट में फोटो बाहर निकाल लेगा, कितनी भी डिलीट करते रहिए अपने फ़ोन से। और एक बार इंटरनेट पर चली गई तो दुनिया की कोई ताकत उसको परपेचुअल मेमोरी से डिलीट नहीं कर सकती। और दुनिया के इतिहास में जब तक दुनिया रहेगी, वो फोटो रहेगी, वो वीडियो रहेगा, कोई नहीं छिप पाएगा, कोई बच नहीं पाएगा। और जब बच्चे इस दौर से निकलते हैं, उनको एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, और उस समय उनको ज़रूरत होती है किसी ऐसे व्यक्ति की जो उनसे ठीक से बात करे, उनको समझे। अभी 2 महीने पहले एक वेब सीरीज आई है दहाड़ नाम की, अगर नहीं देखी है तो उसको देखिए। वो कई मामलों में अच्छी वेब सीरीज है। मैं उसका प्रचार करने के लिए नहीं आया हूँ, तो संयोग से मुझे अच्छी लगी तो बता दिया। जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसमें क्या है, उसमें एक पुलिस का एसएचओ है, एसएचओ है या डीएसपी है शायद, एक अधिकारी है पुलिस का। उसी के जुरिसडिक्शन में एक स्कूल में उसका बेटा पढ़ता है, और स्कूल से कंप्लेंट आई, कुछ बच्चे एक मोबाइल फोन एक कमरे के अंदर देखते हुए पकड़े गए हैं। वो मोबाइल फोन वही है जिसको उसका बाप ढूंढ रहा है किसी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो नंबर ट्रेस कर रहे थे, वही नंबर है। तो बाप और पुलिस की पूरी टीम भागी है, और प्रिंसिपल ने कहा कि वो बच्चे इस कमरे के अंदर हैं। अंदर गया तो उसका अपना बच्चा ही है। वो बच्चा क्रिमिनल नहीं है, वो तो गलती से फोन उसके पास आ गया, वो वाला जो फोन क्रिमिनल का था उसके पास आ गया। और तब वो पुलिस वाला देखता है कि उसका बच्चा और उसके 3-4 दोस्त वो सब वीडियोस देख रहे हैं जो 9-10 साल के बच्चे को नहीं देखने चाहिए थे। लेकिन उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, घर जाके वो पुलिस ऑफिसर अपने बच्चे के साथ बैठता है, और कम से कम 2-3 मिनट का सीन है। किसी फिल्म या वेब सीरीज में 2-3 मिनट का मतलब बहुत बड़ी बात होती है। जब हम फिल्म लिखते हैं तो हमारा टारगेट होता है कि कोई भी सीन 1 मिनट से ऊपर का नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में, वरना लोग बोर हो जाते हैं। मैक्सिमम 1 मिनट होता है। 2-2.5 मिनट तक एक थीम पर बात चल रही है, इसका मतलब डायरेक्टर चाह रहा है कि ये बात ठीक से पहुंचे। और बाप अपने बेटे को सिखा रहा है कि बेटा ये चीज़ें इस रूप में नहीं होनी चाहिए, इस रूप में होनी चाहिए, सही उम्र में होनी चाहिए। और तुम जो वीडियो देख रहे थे उसमें लड़की को ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। लड़कियां ऑब्जेक्ट नहीं होती हैं, इंसान होती हैं। तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन भी लड़की है। ध्यान रखना, जिससे प्रेम करो, जिससे शादी करो, वैसा ही सलूक करना जो चाहते हो कि तुम्हारी बहन के साथ भी हो। ये होती है बाप की जिम्मेदारी, ये होती है माँ की जिम्मेदारी कि जब बच्चे उस रास्ते पर जाए तो उनको थोड़ा समझाए कि क्या करने की जरूरत है। इस दौर में पहली बार ऐसा हो रहा है कि ड्रग्स इतने आसानी से उपलब्ध हैं जो किसी और दौर में उपलब्ध नहीं थे। कंपटीशन जितना कभी नहीं था उतना आज है, इसलिए कोटा में ऐसी घटनाएं रोज सुनने को आ रही हैं हमारे सामने। ग्लोबलाइजेशन ऐसा है कि कम से कम आपकी कम्युनिटी में, क्योंकि आपकी कम्युनिटी एक रिच कम्युनिटी है, जनरली आपके बच्चे देश से बाहर यात्रा करेंगे ही करेंगे, ग्लोबल बिजनेस बनाएंगे, कोई ऐसा बिजनेस बनाएंगे जो कई देशों में चलता हो, तो उनको आना जाना पड़ेगा ही पड़ेगा। एक ऐसी पीढ़ी जो ग्लोबल विलेज से कनेक्टेड है, इंटरनेट से कनेक्टेड है, एआई की दुनिया में है, उसके ऊपर जितने खतरे हैं उतने कभी नहीं थे। इसलिए पहली बात जो मैं कहना चाह रहा था वो ये है कि थोड़ा सा मुस्तैद हो जाने की ज़रूरत हम सबको है। बच्चों पे आरोप लगाना सबसे आसान काम है, तू है ही ऐसा, तू है ही वैसा। सही तरीका ये है कि हम समझे कि हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है। मेरा तरीका ये है कि किसी विषय पर बात करने से पहले एकदम बेसिक बात से हम शुरू करें। कि जैसे मुझसे लोग कहते हैं कि भाई पेरेंट के तौर पे हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो मैं सबसे पहले बोलता हूँ कि मैं कोई खास पेरेंट नहीं हूँ, तो आप मुझे कोई 30 मरखा ना समझें। मैं बहुत सामान्य किस्म का पेरेंट हूँ। तो
उतना ही बताऊंगा जो मैंने अनुभव से सीखा है, फेलियर से सीखा है। जिस मामले में मैं अपने बच्चे को नहीं समझा पाया, अब समझ में आया कि हाँ ऐसे होता तो और अच्छा होता, तो मैं उस अनुभव की बात कर सकता हूँ। सबसे पहला सवाल अपने आप से ये पूछना है कि हम अपने बच्चों से चाहते क्या है, पर्पस क्या है हमारा। अगर पर्पस स्पष्ट है तो तरीके सारे मिल जाएंगे, अगर पर्पस स्पष्ट नहीं तो तरीके नहीं मिलेंगे। मैं अपने बच्चे को किस रूप में देखना चाहता हूं, अगर ये क्लैरिटी है तो सारे रास्ते क्लियर हैं। तो मैंने अपने आप से पूछा कि मैं अपने बच्चे की जिंदगी में क्या चाहता हूं। तो मैंने 4-5 एरोज निकाले कि क्या मैं ये चाहता हूं, ये चाहता हूं या ये चाहता हूं। एक चीज मैंने सोची कि मैं अपने बच्चे को सफल होते हुए देखना चाहता हूं, सक्सेसफुल। टाइम हो गया? ठीक है ठीक है, आप जितना कहेंगे। 10 मिनट ये छुप के बोले, 10 मिनट तो मैंने खुल के बोल दिया। तो मेरे सामने 3-4 चीजें हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा सक्सेसफुल हो। सब चाहते हैं, आप भी चाहते ही होंगे। सक्सेस का मतलब है खूब पैसा हो, पावर हो, प्रसिद्धि हो, सामाजिक रसूख हो। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं ये चाहता हूं कि मेरा बच्चा कायदे का इंसान बने, उसमें एम्पैथी हो, पेरेंट्स से, परिवार से, दोस्तों से, समाज से अच्छा संबंध हो, कमिटमेंट्स पूरी करता हो। फिर मुझे लगा ठीक है कमिटमेंट्स, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा इतना मजबूत हो, स्मार्ट हो कि किसी भी चैलेंज को झेल सकता हो, घबराए नहीं। फिर लगा नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा बच्चा फिजिकली, मेंटली, इमोशनली फिट रहे, स्वस्थ रहे। फिर मुझे लगा कि सब कुछ हो तो कितना अच्छा है, लेकिन तभी समझ में आया कि सब कुछ तो मेरे पास भी नहीं है, तो मैं कैसे उम्मीद करूं कि बच्चों में हो ही जाएगा। तब मैंने अंत में एक चीज लिखी कि एज ए पेरेंट मेरी सबसे पहली और आखिरी इच्छा ये होनी चाहिए कि मेरा बच्चा खुश रहे जीवन में। इससे बड़ी क्या इच्छा हो सकती है? आप कहेंगे कि हाँ सक्सेसफुल हो और खुश रहे, ठीक तो है, पर मैं ये कह रहा हूं कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सक्सेसफुल होकर दुखी रहे, और जैसी सक्सेस आप चाह रहे थे वैसी ना मिलने के बाद भी खुश रहे। और अगर मुझे दोनों में से एक को चुनना हो कि सक्सेसफुल और दुखी या कम सक्सेसफुल लेकिन खुश, तो एज ए पेरेंट मेरा पहला भाव क्या होना चाहिए? कि वो खुश रहे। क्योंकि मैंने तो ऐसे IAS IPS अधिकारियों को देखा है जिन्होंने आत्महत्याएं कर ली हैं, उनसे बड़ा सफल कौन होगा? मैंने ऐसे बड़े बड़े टाइकून्स को देखा है बिजनेस की दुनिया के, जो खुश नहीं है, जिनसे बात करो तो लगभग रोते रहते हैं रात दिन, लेकिन टाइकून्स हैं, बहुत अमीर लोग हैं। तो मैं ऐसा क्यों चाहूं कि मेरा बच्चा ऐसा हो? तो मैंने एक पिरामिड बनाया जो शायद आपके काम का भी हो। मैं एकदम क्लियर हूं, मैं अपने बच्चे से हमेशा ये बात करता हूं कि भैया मुझे सबसे पहले ये चाहिए कि तुम खुश रहो, बाकी सब सेकेंडरी है। उसके साथ हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो मुझे तुम्हारी खुशी से मतलब है, बाकी सब बातें बात की। खुशी कैसे आएगी? खुशी इस बात से आएगी कि मैं उसके ऊपर अपनी इच्छाएं थोपूं नहीं, समझाऊं, परसुएट करूं। अगर मुझे लगता है कि वो गलत रास्ते में, तो मैं समझाऊं कि बेटा ये रास्ता गलत है, रीजन बताऊं, डिस्क्राइब करूं, उसे सही रास्ते पर लाऊं, समझ जाएगा। क्यों नहीं समझेगा बच्चा? पर मैं अपनी जिद में उसके ऊपर उसका करियर इंपोज करूं, नहीं तुम्हें यही करना होगा, तुम्हें इससे ही शादी करनी होगी, तुम्हें ऐसे ही जीवन जीना होगा। तो मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो बहुत सफल हैं और अपने माता पिता से, स्पेशली अपने पिता से नफरत करते हैं। नफरत बहुत भारी शब्द है, लेकिन वो नफरत ही करते हैं। वो कहते हैं कि मेरे पिता ने मुझे जबरदस्ती ये विषय दिलवाया, इंजीनियरिंग करवा दी, मेरी इच्छा नहीं थी। मेरे पापा ने मुझे जबरदस्ती IAS का एग्जाम दिलवाया, मेरी इच्छा एकदम नहीं थी, मेरी इच्छा सिंगर बनने की थी। क्योंकि मैं पढ़ने में ठीक था, मैं बन भी गया सिविल सर्वेंट। मैं सिविल सर्वेंट हूं, मैं नौकरी कर रहा हूं ठीक से, पर मुझे मजा नहीं आता है, मैं रोज दुखी होता हूं। और आज भी मेरे पिताजी मुझे कहते हैं, उसने कहा कि मेरे पिताजी मुझे रोज धमकी देते थे कि अगर ये काम नहीं किया तो मैं सुसाइड कर लूंगा, ये कर दो वरना मैं ये कर दूंगा, ये कर दो वरना मैं वो कर दूंगा। और हमारा पूरा परिवार उनके खौफ में जिंदगी जीता रहा। हम सब सफल हैं उनके दबाव की वजह से,
पर 3 दिन पहले मेरे पापा ने फिर, ये बात 10 साल पहले की कर रहा हूँ मैं, 3 दिन पहले मेरे पापा ने मुझे फ़ोन किया मेरी शादी के लिए। अब मुझे मार पीट के सिविल सर्वेंट बना दिया है, जो मेरा मन नहीं था। आप कह रहे हैं बेटा लड़की फाइनल कर दी है, इससे शादी करनी है, और मैं किसी को जबान दे चुका था। मैंने कहा पापा मेरी किसी से बात हो गई है। बोले बेटा आत्महत्या कर लूंगा। और उसने कहा कि आज मेरे मन में पहली बार आया कि बोलूं कि कर लो। मैं रोज करूं इससे अच्छा आप एक बार कर लो। मैं 15 साल से कर रहा हूं, एक बार आप भी कर ही लो पापा। अगर इतना इम्पोज करके आपने सफल बना भी दिया तो अपने प्रति जो नफरत पैदा कर लेंगे वो ज्यादा भारी पड़ेगी। इसलिए बच्चे की खुशी का मतलब है ऑटोनॉमी, उसकी इच्छा का सम्मान। हाँ जहां वो गलत है समझाइए, परसुएट कीजिए, कन्विंस कीजिए, दबाव नहीं। जिसकी जिंदगी में एक मिशन हो, अपने मन का काम हो, और ठीक ठाक से रिश्ते हों, 2-4, 1-2 बढ़िया दोस्त हों, परिवार ऐसा हो कि जहां आके उसको मजा आता हो, शाम को घर आते हुए अच्छा लगे, ये नहीं कि अब रात गुजारने के लिए जाना ही होगा। उससे सुखी जीवन किसी का नहीं है। और इसलिए मेरा तो उसूल ये है कि दबाव डालकर अपने बच्चे से कुछ भी ना करवाना है, ना सोचना है। उसके बाद सारी बातें आती हैं। नंबर 2 पर मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा एक कायदे का इंसान बने, उसमें एम्पैथी हो, माँ बाप के संघर्षों को समझता हो, समाज को समझता हो, परिवार का महत्व समझे। इतना ही नहीं, आप तो जैन समाज से, और मैं भी कई मामलों में मन से बहुत नज़दीक हूँ। मैं सिर्फ शाकाहारी होने के नाते नहीं, मैं उसी तरह का व्यक्ति हूँ जो आपके समाज में ज़्यादा होते होंगे। अगर मैं बैठा हूँ और कोई मच्छर वहाँ उड़ रहा है या चींटी गिर गई है तो मैं उसको उठा के बाहर छोड़ के आता हूँ कि मर ना जाए, वो मेरी वजह से ना मरे कम से कम। तो मेरा स्वभाव वैसा है। और मतलब मुझ पर हंसते भी हैं कई लोग, हमारे परिवारों में इस बात पे हंसते हैं, पर उनके हंसने से मुझे क्यों फ़र्क पड़ना चाहिए? अगर मैं अपने किसी विचार में पक्का हूँ तो हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा एक एक प्राणी के प्रति लिबरल हो, एम्पैथेटिक हो। और मैंने पाया कि इसका एक बड़ा अच्छा तरीका है। हमने अपने घर में एक पेट पाला कुछ समय पहले, अभी उसकी कुछ दिन पहले मृत्यु हो गई। और मैंने पाया कि एक पेट के होने मात्र से घर के सब लोग ज्यादा संवेदनशील हो गए, उसके प्रति नहीं, सबके प्रति हो गए। उसको दर्द होता है तो हमें सबका दर्द समझ में आने लगा। इतना फर्क पड़ता है सिर्फ इस बात से कि आपने उसकी एम्पैथी के लिए ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की या नहीं की। और तीसरी बात, क्योंकि समय पूरा हो गया, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, नंबर 3 पर एक ही चीज आती है कि आपका बच्चा स्मार्ट हो, दुनिया को हैंडल कर सकता हो। एकदम रीसेंट एग्जाम्पल 4 दिन पहले का है, आखिरी एग्जाम्पल के बाद खत्म करता हूं। एक बच्ची है जिसने मेरा दिल जीत लिया 3 दिन पहले। उत्तर प्रदेश की 10वीं क्लास की बोर्ड की टॉपर है। उसका नाम है प्राची निगम शायद। उस बच्ची का जो गेटअप है थोड़ा सा अलग है। उसकी थोड़ी सी मूंछ है, हल्की सी दाढ़ी है, जो कि बहुत रेयर बात नहीं है। लड़के और लड़की में उतने अंतर नहीं होते जितने हम सोचते हैं। आजकल हम जब स्टडीज करते हैं जेंडर में, इस बात को समझते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुषों में भी महिलाओं में भी, पुरुषों में थोड़ा ज्यादा है, महिलाओं में थोड़ा कम है। और यदि किसी महिला में थोड़ा सा ज्यादा हो जाए तो थोड़ा सा चेहरे पर बाल आ जाते हैं, हार्मोनल थेरेपी करवा लो तो ठीक हो जाता है। इतनी सी बात है। अब उस बच्ची को पढ़ने में बहुत मन लगता है। उत्तर प्रदेश बोर्ड का टॉपर होना मजाक नहीं होता है। उत्तर प्रदेश बोर्ड बहुत मुश्किल बोर्ड होता है। उसकी टॉपर है वो, पर उसे चेहरे पर थोड़े से बाल हैं। जब उसने टॉप किया उसके इंटरव्यूज आए, और हमारे बदतमीज समाज ने, हमारे गंदे समाज ने उस बच्ची की मेहनत की तारीफ जितनी की, उससे ज्यादा उसके लुक्स को ट्रोल किया, गंदे गंदे कमेंट किए। और सोच के देखिए, 10वीं क्लास का बच्चा जिसकी उम्र 15 साल होगी, जो पढ़ने में इतना डूबा हुआ है कि फर्स्ट रैंक लेके आ रहा पूरे स्टेट में, उसकी मेहनत पर बात नहीं हो रही है। बात हो रही है कि उस लड़की के चेहरे पर बाल कैसे हैं। कैसा भद्दा समाज है हमारा। 2 दिन बाद उसका फिर एक इंटरव्यू आया, और उसने इंटरव्यू में क्या कहा, थोड़ी दुखी आवाज में कहा कि इतनी ट्रोलिंग हुई, मुझे, मेरा मन करता है काश मैं टॉप ना करती। ये हमारे समाज के मुंह पे थप्पड़ है, तेज थप्पड़ है, जो लगना भी चाहिए। लेकिन जो मैं आखिरी बात आपसे कह रहा हूं वो इसके बाद की है। उसके 2 दिन बाद फिर उसका एक इंटरव्यू आया, जो मैंने कल देखा।
और उसने कहा कि ट्रोलिंग हुई बहुत, लेकिन मुझे खास फर्क नहीं पड़ रहा, मैं ठीक हूं, इसी बहाने फेमस भी हो गई। और रही बात इसकी, तो ये तो जब चाहूंगी ठीक कर लूंगी, इसमें ऐसी कौन सी बात है। सोशल मीडिया की एंजाइटी हमारे दौर के सबसे बड़े खतरों में से एक है। बच्चे फोटो डालते हैं, लाइक कम आते हैं, एंजाइटी हो जाती है। और ऐसे में किसी बच्चे को लाखों लोग ट्रोल करें और वो कहे कि खास दिक्कत नहीं हुई, तो समझ लीजिए उसके पेरेंट्स ने बहुत कमाल किया होगा कि उनका बच्चा इतना साहसी है, इतने बड़े पैमाने की ट्रोलिंग झेल सकता है। अपने बच्चों को ऐसा बनाने की ज़रूरत है, और ये हम सबके साथ होना है। कल कोई ना कोई हमारी फ़ोटो आएगी बाहर, मैं तो झेल चुका हूँ कई बार, मैं तो अक्सर झेलता हूँ चीज़ों को, सबको झेलनी है। कोई आपकी फ़ोटो आएगी, 4 गालियाँ पड़ेंगी, और हम सबकी नेचर क्या है, 10 तारीफ हमको नज़र नहीं आती, एक बुराई हो सारा फोकस वहाँ चला जाता है। रात दिन परेशान रहते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, नींद उड़ जाती है। और ऐसे में राष्ट्रीय स्तर की ट्रोलिंग को 10वीं का बच्चा झेल ले, तो मान लीजिए कि ये पेरेंटिंग है जो उनके पेरेंट्स ने की है। तो इतने कम समय में ज़्यादा बोल नहीं पाता हूँ, लेकिन अब क्योंकि है ही नहीं समय तो क्या करें, तो इस बात को मैं यहीं विराम दूंगा। मैं आपके बिजनेस से बात नहीं कर पाया क्योंकि मुझे समय का होश नहीं रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बस ये कहना चाहूँगा, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, विल बी टेकिंग अवर Q&A सेशन। तो फिर आप भी अपने कुछ क्वेश्चन तैयार रख सकते हैं जो सर से पूछना चाहें। मैं चाहूँगा जो कुछ सवाल हमने सर आपसे डिस्कस किए थे नहीं, आपसे क्या पूछें, आप क्या कवर कर देंगे और क्या छोड़ देंगे ये मुझे भी नहीं पता था। तो मैंने कहा मैं अपनी पूरी तैयारी करके आऊँ, एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ और टीचर सामने बैठा है। तो सर जो हमारी बात हुई थी, अभी आपने कहा जैनिज़्म में अहिंसा परमो धर्म, हम किसी जानवर, किसी आदमी को चोट ना लगे उसके बारे में तो बहुत बात करते हैं, बट आपसे जब डिस्कशन होता है हम मानसिक हिंसा के बारे में बात नहीं करते। जो दिमाग के अंदर हमारी हिंसा, हम किसी को हिंसा पहुंचाते हैं और कोई हमें हिंसा पहुंचा रहा है, हम उसके बारे में कोई बात नहीं करते, ऐसा क्यों? मुझे लगता है कि जो गहरे कंसेप्ट्स हैं उनको समाज के लोग आसान करके समझते हैं। अहिंसा एक बहुत गहरा विचार है। महात्मा गांधी ने भी खुल के ये बात कही कि मैंने अहिंसा का विचार जैन दर्शन से लिया, महावीर जी से लिया। अहिंसा का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप किसी जानवर को नहीं मार रहे, आप नॉनवेज नहीं खा रहे, वो तो बहुत छोटी सी बात है, अहिंसा के समूह का छोटा सा हिस्सा है। अहिंसा की बात जब गहराई में होती है तो 3 तरह की बात होती है, एक मानसिक अहिंसा, वाचिक अहिंसा और कायिक अहिंसा। कायिक अहिंसा का मतलब है कि मैं अपने शरीर से, अपने हाथ से, पैर से किसी को चोट ना पहुंचाऊं, जो कि हम सब समझते हैं। वाचिक हिंसा का मतलब होता है, या वाचिक अहिंसा का मतलब होता है कि मैं अपनी वाणी से किसी को परेशान ना करूं। तो यदि मैं किसी को गाली दे रहा हूं तो वाचिक हिंसा है, सीधी सी बात है। दोस्तों के बीच में आपस में गालियां दे रहे हैं वो ठीक है, वो तो मनोरंजन की बात हो गई, लेकिन आप किसी को परेशान करने के लिए गाली दे रहे हैं, या किसी व्यक्ति का एक पैर ठीक नहीं है, आपने उसको लंगड़ा कहा, एक तो वो बेचारा पहले परेशान है, आपने उसको लंगड़ा कह के उसका पूरा दिन खराब कर दिया, उसको इतना बेचैन कर दिया, ये वाचिक हिंसा है। इससे तो अच्छा होता कि आप एक थप्पड़ मार लेते हो उसको, तो पूरा दिन तो खराब नहीं होता। पूरा दिन खराब किया, उसको एंग्जाइटी में डाल दिया, ये वाचिक हिंसा है। और उससे अगले स्तर की है मानसिक हिंसा। अगर आप अपने मन में किसी को दबाव डालते हैं या सोचते हैं कि मैं इसके साथ ऐसा कर दूं, ऐसा कर दूं, मसलन आपका बच्चा चाहता है कि मैं एक्स विषय पढ़ूं, और आपने कहीं से सीखा हुआ कि ना, इंजीनियर तो बना के मानूंगा तुझे मैं। आपने पहले मानसिक हिंसा की कि तुझे मेरे हिसाब से जीना है, ना कि अपने हिसाब से जीना है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये मानसिक हिंसा। मैं जानता हूं इस बात से आप में से कईयों को दिक्कत हो रही होगी, पर मैं तो सच ही बोलूंगा। अगर आपने मन में ठान लिया है कि कोई मेरे हिसाब से ही जिएगा, ये मानसिक हिंसा है। अगर आपने वाणी में ये बात कहनी शुरू कर दी है और नहीं मानता तो डांट रहे हैं उसको, ये वाचिक हिंसा है। जब इन सब से काम नहीं चलता फिर मार पिटाई शुरू होती है, उसके बाद वो तो बहुत बात की बात है, लेकिन उसके पहले कितने स्तरों की हिंसाएं तो हो चुकी हैं। इसलिए
कायदे का इंसान मेरी नज़र में वो है जो बहुत डेमोक्रेटिक हो, अपनी इच्छाएं न थोपता हो, दूसरों की इच्छाओं का सम्मान करे, तो आप कायदे में अहिंसक हैं। वरना आप दो स्तरों पे हिंसक हैं, केवल बाहरी स्तर पे अहिंसा करके खुशफहमी के शिकार हैं। सर ये जो बात है कि हम अपने बच्चों की जो भी वो करना चाहते हैं, बट आज जो माँ बाप होते हैं वो संघर्षों से निकल के आए होते हैं, और जैन कम्युनिटी में स्पेशली जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने आज अपना बिजनेस बनाया, वो उन्होंने इतना एक्सपीरियंस गेन किया है। मेरे हिसाब से बस वो अपने बच्चे को शायद गरीब नहीं देखना चाहते, वो एक चाहते हैं कि वो एक सक्सेसफुल बन जाए, उसका नाम हो जाए समाज में, इसलिए उसको एक तरफ पुश भी करते हैं। तो क्या वो उसको हिंसा ना करते हुए उस तरफ कैसे पुश किया जाए? देखिए, जैन समाज में ये चिंता कि बच्चे गरीब ना हो जाएं, ये तो लाजमी चिंता है नहीं। जितना मैं समझता हूँ आपके समाज को, क्योंकि पूरे देश में कुल मिला के 44 से 46 लाख आबादी है। 44 लाख 2011 में थी, मैं अनुमान कर रहा हूँ कि 24 में वो 47 लाख के आसपास मैक्सिमम होगी, क्योंकि जैन समाज की ग्रोथ रेट भी सबसे कम है, 5% के आसपास डेकेडल ग्रोथ रेट है। तो 15 साल में 7% मान लीजिए, इससे हमारे 3 लाख और बढ़ गए होंगे, 47 लाख के आसपास होंगे लगभग। इतनी ही आबादी है, और ये भारत की नहीं, दुनिया भर की बता रहा हूँ मैं, भारत तो है ही। और इतनी आबादी के पास जितने रिसोर्सेज हैं वो इतने हैं कि 10-20 करोड़ लोग भी पल जाएंगे आराम से, उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो आप अगर ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे गरीब ना हो, तो आप ऐसा तनाव मत लीजिए। मैं ये बात मैं और ये बात मैं 2 वजहों से कह रहा हूँ। मैंने आज तक जैन और सिख समाज में गरीब लोग नहीं देखे। मतलब ये देखा है कि कुछ लोग मध्य वर्ग में हैं, निम्न मध्य वर्ग में हैं, लेकिन कोई भीख मांगता हुआ जैन दिखेगा या सिख दिखेगा, ऐसा दुनिया में नहीं दिखता है। और ये बड़ी बात है। यहूदियों के साथ भी ऐसी बात है, नहीं दिखते हैं, तो ये बात है उनके बारे में। दूसरी बात और भी अच्छी है, बाकी समाजों में ये हो सकता है कि बाप ने खूब पैसा कमाया, माँ ने खूब पैसा कमाया, और बाद में बच्चों ने उनको घर से बाहर निकाल दिया। आपके समाज में ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि जैन समाज में उद्यम का मामला है, और उद्यमियों को अच्छे से पता होता है कि पैसे की सेफ्टी कैसे करनी है। तो वो इतनी इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स और वो सब करके रखते हैं कि बच्चा कितना भी नालायक हो, सड़क पे आना ही पड़े तो वो आएगा, हम तो नहीं आएंगे। अगर कभी हमारे परिवारों में ऐसा हो सकता है कि भाई माँ बाप ने नौकरी की, हम तो नौकरी वाले परिवारों से हैं, हमारे पूरे खानदान में मैं लगभग अकेला हूं जो उद्यमी है, बाकी सब नौकरी करने वाले लोग हैं। मैंने भी शुरू में नौकरी की थी। तो क्या होता है कि ज़िंदगी भर कमाते हैं, फिर एक घर बनता है, फिर बच्चा कहता है कि पेंशन के पैसे मुझे अपना उद्यम करना है या कुछ करना है। पेरेंट्स इमोशनल हो जाते हैं कि बच्चा ही तो है, उसको पैसे दे देते हैं। फिर 2-4-5 साल बाद नीयत बदल सकती है बच्चों की, फिर एक दिन घर से बाहर फिकवा देंगे पेरेंट्स को। ऐसा हो सकता है, जैसे हमने कुछ घटनाएं देखी। अब ये पेरेंट्स मूर्ख पेरेंट्स हैं, इन्होंने ज़िंदगी भर मेहनत करके घर बनाया, बच्चे को दे दिया, पेंशन के पैसे बच्चे को दे दिए, जो सेविंग्स थी बच्चे को दे दी। हर बच्चा उतना लायक थोड़ा ना, इतना संवेदनशील थोड़ा ना है। समझदार पेरेंट्स ऐसी भूल कभी नहीं करते हैं, और मुझे अच्छे से पता है कि आपके नहीं होता होगा। लेकिन तीसरी बात जो आपका सवाल था वो ये कि हम चाहते कि हमारे बच्चे अच्छा करें, नाम कमाएं, तो कैसे पुश करें उनको। पुश करना कोई बुरी बात नहीं है। 18 साल तक के बच्चे को तो पुश करना लीगली भी ठीक है, और मॉरली तो जिंदगी भर आपका बच्चा तो बच्चा ही रहेगा, सीधी सी बात है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि इम्पोज करने के बजाय अगर आप समझाएंगे तो वो आपका सम्मान भी करेगा, बुढ़ापे में साथ भी देगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरी इच्छाओं का सम्मान किया गया था, तो वो आपकी इच्छाओं का सम्मान करेगा। आजकल कई देशों में क्या होता है, पनिशमेंट्स नहीं है। जैसे हमारे देश में तो मार पिटाई हो जाती है, स्कूलों में अब कम हो गई है। हमारी पीढ़ी आखिरी है जो खूब पिटी स्कूल में, आप भी शायद पिटाई होंगे ना। हाँ, अब आपके बच्चे नहीं पिट रहे होंगे, क्योंकि आजकल दिल्ली में और बड़े शहरों में ये कंसेप्ट आ गया है कि स्कूलों में पिटाई नहीं करनी है। हाँ, माँ बाप भी नहीं चाहते कि बच्चे पिटे, और वैसे भी स्कूलों में भी ये विचार आजकल प्रबल है। अच्छा, टीचर से आप पूछे, टीचर्स बोलते हैं कि बच्चे बिना पिटे मानते ही नहीं है। सच बात क्या है, बच्चों को पनिशमेंट देना ज़रूरी है, लेकिन पनिशमेंट के 1000 तरीके हैं। मैं पिछले साल अमेरिका में 2 यूनिवर्सिटीज़ में मुझे बुलाया गया था बोलने के लिए, मिशिगन और येल में। तो वहाँ गया, तो वहाँ के कुछ पेरेंट्स से मिलना हुआ। मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा
जैसे हमारा बच्चा बहुत छांटा हो तो मेका तो लगाई देते हैं कभी कभी उसको। आप कैसे हैंडल करते हैं? बच्चे तो वहाँ भी ऐसे ही होते हैं। उन्होंने क्या किया है कि सॉफ्ट पनिशमेंट्स निकाल ली हैं। जैसे कोई बच्चा क्लास में नहीं पढ़ रहा, उसको लिखने से बड़ी दिक्कत है, तो पनिशमेंट ये है कि वो 10 पेज लिखेगा, कोई मार पिटाई नहीं होगी, 10 पेज लिखने हैं उसको। कोई बच्चा बहुत बातूनी है, बहुत बात कर रहा, नहीं मान रहा, उसकी पनिशमेंट क्या है? अगले 4 घंटे तक वो अकेला बैठेगा, किसी से बात नहीं करेगा। उसके लिए वही इतनी बड़ी पनिशमेंट हो जाती है कि 4 घंटे चुप बैठना है। तो उसके बाद फिर वो कंट्रोल में आता है। 10 पेज लिखने हैं तो कंट्रोल में आता है। और उस पनिशमेंट से क्या हुआ? फायदा हो गया, लिखना भी सीख गया। तो जो मैं कह रहा हूँ, बच्चों को पुश करना ठीक है, मोटिवेट करना ठीक है, परसुएट करना ठीक है, समझाना ठीक है। कोई बच्चा कहे कि मैं तो पापा राइटर बनना चाहता हूँ, सीए नहीं बनना चाहता, समझाइए उसको। और बच्चे बड़े समझदार होते हैं, उनको बस दोनों पक्ष समझाने होते हैं। आप 4 अच्छे सीए से मिलवा दीजिए, 4 अच्छे राइटर से मिलवा दीजिए, और जब उनसे मिल के सारी बातें समझेंगे तो उनको खुद समझ में आएगा कि मेरे लिए क्या सही बात। और मैंने देखा है कि 90% से ऊपर मामलों में ठीक परसुएशन मिल जाए, ठीक से समझा दिया जाए तो बच्चे समझ जाते हैं। और फिर वो उनको सेंस ऑफ ऑनरशिप होती है कि ये फैसला मैंने पूरे होशो हवास में खुद लिया था, मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ। फेल भी हुआ तो जिम्मेदारी मेरी है, न कि मेरे माँ बाप की है। ये सेंस ऑफ ओनरशिप बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। सर, सेंस ऑफ ओनरशिप जो आज बात करते हैं, आज के पेरेंट्स, हमारी जनरेशन तो ऐसे रही है कि ऊपर भी पिटी और अब नीचे भी पिट रही है। तो लेकिन जो आज के पेरेंट्स हैं, पहले का तरीका था कि बच्चे को हमेशा कड़ाई में रखो, बट आज के पेरेंट्स का ये हो गया कि जो हमें नहीं मिला वो हमारे बच्चों को मिलना चाहिए। और बच्चों को सब कुछ मिलता है जो उनके विकास के लिए ज़रूरी है, बट इतना कुछ मिल जाता है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। वो एक उस पर उनको उस चीज़ का नहीं मिलता कि मेरे को ये सब कुछ मिल रहा है, और वो फोकस कैसे बच्चों के लिए। क्योंकि एक कवि है जिसने, मैं उसकी कुछ पंक्तियाँ यहाँ पे बोलना चाहूँगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निकलता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। तो बच्चों को कि सब कुछ मिल रहा है तो कैसे एक डायरेक्शन के लिए आगे जाएं? मतलब 3 बातें इसमें हैं। पहली बात यह कि आपने स्ट्रगल किया, हमने स्ट्रगल किया, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को स्ट्रगल ना करना पड़े। बहुत जेन्युइन सी फीलिंग है। ये केवल मनुष्यों में नहीं, हर प्राणी में फीलिंग है कि उनके बच्चों को संघर्ष ना करना पड़े। तो हम भी ऐसा चाहते हैं, हर कोई चाहता है। लेकिन होता क्या है कि जो हमारा थॉट पैटर्न है, रियलिटी उसके ठीक विपरीत है। जैसे आप हैं, मैं हूं, और बहुत लोग हैं जिन्होंने बहुत स्ट्रगल करके अचीवमेंट्स हासिल की। जब अपने बच्चों को सुविधाएं देते हैं, उनका लॉजिक क्या होता है कि बेटा हम तो लाइट भी नहीं आती थी, टेबल लैंप जलाते थे। टेबल क्या, वो जो डिबरी वाला होता था, ऑयल वाला जो लैंप होता था, लालटेन जलाते थे, उससे पढ़ते थे। तुम्हें तो एसी, पंखा, कूलर सब कुछ मिला हुआ है, इतने बढ़िया लाइट्स मिली हुई हैं, लाइट भी नहीं जाती है, जनरेटर भी लगा हुआ है। बेटा एक तो हमारे पुरानी पीढ़ी में सब पेरेंट्स का स्कूल नदी के उस पार ही था। हमारा स्कूल तो नदी के उस पार था। मैं परेशान हूँ कि सारे स्कूल नदी के उस पार थे, तो लोग इस पार क्यों रहते थे? उसी पार रह लेते। पर सभी के पिताजी नदी के उस पार पढ़ते थे, और नदी पे पुल भी नहीं होता था। नदी पैदल पार करते थे, 10 मील दूर चल के जाते थे, फिर स्कूल में स्ट्रगल होती थी। ये हम सब ने सुना है। लेकिन उनके बच्चों को सुविधाएं बेहतर मिली, हमारे बच्चों को और मिल रही हैं। लेकिन जो सही लॉजिक है वो क्या है? कोई व्यक्ति इतना महान इसलिए बना, इतना अच्छा इसलिए बना कि उसने स्ट्रगल की थी। क्योंकि स्ट्रगल करने से उसके अंदर जो स्मार्टनेस आती है, उसके बिना आ ही नहीं सकता। थॉमस एडिसन को स्कूल के लोगों ने कहा कि ये पागल बच्चा है, हम नहीं झेल पाएंगे इसको, स्कूल से निकाल दिया उसको। उसकी माँ बड़ी समझदार थी, तो बच्चे को माँ लेके आई घर। बच्चे ने पूछा, मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा कल से? तो बोली, हाँ बेटा, क्यों? तो उसने कहा, प्रिंसिपल कह रहे थे कि बाकी बच्चे तुम्हारे साथ चल नहीं पाएंगे। बात तो सही बोली, पर दूसरे तरीके से बोली। घर में पढ़ाया, 12 साल की उम्र में उसको सेल्समैन बना दिया।
14 साल की उम्र में वो टेलीकॉम ऑपरेटर बना पहली बार। जिज्ञासा पैदा हुई, रिसर्च करने लगा। करते करते उसने 20-25 की उम्र में, जिसको हम फोनोग्राफ कहते हैं, उसका आविष्कार किया। और वो आदमी जिसको स्कूल ने पागल कह के, मेंटली रिटार्डेड कह के निकाला था, 1078 पेटेंट उसके नाम पे हैं। ये वो बच्चा था, क्योंकि उसको स्ट्रगल मिली। जिसको स्ट्रगल नहीं मिलेगी कोई खास तीर नहीं मार पाएगा। सही बात है। इसलिए अगर आप चाहेंगे आपके बच्चों को सारी सुविधाएं मिले तो एवरेज लोग बनेंगे, बहुत खतरनाक किस्म के लोग बनेंगे, इस पर के चांसेस कम है। तो तरीका ये है कि सुविधाएं दें, थोड़ा सा लिमिट करें, और कोशिश करें कि किसी एक मामले में फायर उनके अंदर पैदा हो। किसी एक मामले में उनको 10 ऑप्शन दीजिए कि भाई तुम्हें खेलना है तो 4 दिन ये खेल खेल के देखो, क्रिकेट खेल के देखो, फुटबॉल खेल के देखो। जिस खेल में उनका एप्टीट्यूड ठीक से काम करे, उनका मन भी लग जाए, उसमें आगे बढ़ाइए। जिस दिन आपके बच्चे को कोई फील्ड मिलेगी जहां उसका मन कर जाएगा, फिर ये चीज बीच में नहीं आएगी कि सुविधाएं हैं तो बच्चे आगे नहीं बढ़ रहे, फिर बढ़ेंगे। उनको इंटरेस्ट वैसा डेवलप होना चाहिए। तो आपके और मेरे लिए सलाह ये है, क्योंकि हमारे बच्चे उस स्थिति में है कि संघर्ष वैसे तो नहीं मिलेगा उनको, तो थोड़े और संघर्ष, थोड़ा हॉस्टल लाइफ जब मिलेगी, बाहर जाएंगे, 50 लोगों से मिलना जुलना होगा, वो होगा। एक ऐसी फील्ड चुनवा दीजिए जो उनके इंटरेस्ट की हो और उसमें उनका मन करे कि मैं कमाल कर दूं, तो फिर आप पाएंगे वो सारे सिम्टम्स दिखेंगे जो हमें अभी नहीं दिख रहे। एक इसमें आखिरी छोटी सी बात मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा। देखिए, मेरा एक बेटा है, एक बिटिया है, जो मतलब हमारे भाई साहब की बेटी है, हमारे साथ रहती है। दोनों बच्चे 17 साल के भी हैं, 18 के होने वाले हैं। एकदम सामान्य बच्चे हैं, पढ़ने में भी सामान्य हैं, हर चीज में सामान्य है। ज्यादा स्ट्रेस लेना नहीं है, साधारणता को एंजॉय करना है। हर बच्चा महान नहीं बन सकता। और एक बात और ध्यान रखनी है, जब तक स्पार्क ना हो आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते। और स्पार्क हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग टाइम पे आता है। विवेकानंद जब तक रामकृष्ण परमहंस से नहीं मिले थे, वो स्पार्क नहीं आया था। वहां जाके स्पार्क आया, तब वो महान बने। महावीर स्वामी 30 की उम्र में घर से निकले और उसके बाद 12 साल तपस्या की उन्होंने। भगवान बुद्ध 28 की उम्र में घर से निकले। आप पाएंगे जितने महान लोग हैं, लगभग 28 से 35 के बीच की एज में वो महानता के पहले बिंदु पर पहुंचते हैं। और हम 13 साल में, 14 साल में उम्मीद करें कि बच्चा कमाल कर दे। उस स्पार्क का वेट कीजिए, चिंगारी कभी तो लगेगी। वो चिंगारी जब लगेगी कमाल हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। चिंगारी का इंतजार कीजिए, चिंगारी का माहौल बनाइए, घास फूस इकट्ठा करते रहिए ताकि चिंगारी आए तो आग लग जाए। बस हमारा उतना ही काम है। आपने थॉमस एडिसन का कहा कि वो सेल्समैन बना। सेल्समैन तो आप भी बने थे, आपने कैलकुलेटर बेचे। तो जब जिंदगी का आपका वो पड़ाव आया, जब आप डाउन एंड डस्टेड थे, तो वहाँ से कैसे उठे? मैं 16.5 की उम्र में DU में पढ़ने आया था और घर में कुछ ऐसी दुर्घटनाएं हुई कि मुझे 17.25 साल की उम्र से नौकरी करनी शुरू करनी पड़ी। जैन समाज में शायद ये सामान्य बात है, 15-16 साल में बच्चा गले पे बैठ ही जाता है आपके समाज में। मैंने सुना है कि ऐसी ट्रेनिंग होती है और ये ट्रेनिंग का बड़ा अच्छा तरीका है। क्योंकि जब मैंने पहली बार एक जैन को ये बात बताई, बोला हमारे तो होता ही है, इसमें क्या खास बात है। तो मैंने कहा हमारे नहीं होता भाई, हमारे लिए तो ये अलग बात थी। तो मैंने करीब 17 साल की उम्र में सेल्समैन की नौकरी की, कैलकुलेटर्स बेचता था उन दिनों। अच्छा टाइम था, खूब दुत्कारा जाता था। आप किसी को बेचने जा रहे हैं, वो खरीदने के मूड में नहीं है, आपका टारगेट है नौकरी बचाने के लिए, आप पूरी ताकत लगाएंगे, खरीद ही लो भाई। वो नहीं खरीद रहा है, खराब से बोल भी देगा, गालियाँ भी सुनेंगे ही आप, पर उसके बिना मज़ा भी तो नहीं ज़िंदगी में, थोड़ा वो झेलना ज़रूरी है। तो मैं बहुत खुश इस बात से, मेरे पेरेंट्स दुखी रहे लंबे समय तक कि जो तुम्हारा करियर बनने का समय था, हमने तुम्हें उस समय स्ट्रगल में डाल दिया। अब तो मेरी माँ नहीं है, 6 साल पहले उनका देहांत हो गया। पर मैंने उनसे हमेशा ये बात कही कि आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपने क्या किया मेरे लिए। अगर आप भी मुझे सारी सुविधाएं देते तो मैं भी एक सामान्य जीवन जी रहा होता। स्ट्रगल्स दी तो उससे चीज़ें बहुत बेहतर हो गई। तो मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने पेरेंट्स का कि स्ट्रगल्स दी उन्होंने। हो सके तो थोड़ा बहुत हम भी दें स्ट्रगल्स, और उससे अच्छा रहता है। आपने माँ का अपना नाम लिया,
मेरा एक क्वेश्चन अब नेक्स्ट इमोशंस को लेके है, और स्वतः यहाँ पे बहुत जेंट्स बैठे हैं उनके लेके है। लेडीज़ फिर भी अपना इमोशंस कहीं ना कहीं निकाल देती है, बट हम जेंट्स एक उम्र के आने के बाद अपना इमोशंस दिखा नहीं पाते। हमें हमेशा बचपन से सिखाया जाता है कि अपने इमोशंस कुछ भी हो आपको छुपा के चलने हैं लाइफ में। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहें? लगभग पूरी दुनिया में ऐसा है, कुछ समाजों को छोड़कर। कुछ समाज ऐसे हैं जहां पुरुष खूब रोते हैं, उनका रोना अच्छी बात मानी जाती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। महिलाएं रो रही हैं, पुरुष भी रो रहे हैं साथ साथ, कोई दिक्कत ही नहीं है उनको। आपको हंसी आ रही है क्योंकि आप इस समाज से हैं, उनको हंसी भी नहीं आती इस बात पे क्योंकि उनके समाज में नॉर्मल बात है। कुछ ट्राइबल सोसाइटीज हैं ऐसी, जो सो कॉल्ड सिविलाइज सोसाइटीज है, जैसे हम सभ्य समाज हैं। ये सभ्य समाज दरअसल मूर्ख समाज है। ये अपनी बेसिक टेंडेंसी से बहुत दूर निकल गए हैं और बोलते हैं कि हम सभ्य हैं। बहुत सारी ट्राइबल सोसाइटीज हमसे बहुत एडवांस हैं कई मामलों में। तो सभ्य समाज में अगर बहुत पीछे जाएं तो जब सभ्यता शुरू हो रही थी, खतरे बहुत ज़्यादा थे आसपास। अब जब खतरे बहुत ज़्यादा हों, लोग शिकार करते थे। बहुत कम समाजों के पास ये सुविधा थी कि वो कंद मूल खा के जिंदा रह सकें। भारत एक ऐसा अच्छा उदाहरण है। अच्छा, जैन समाज आप देखेंगे, जैन समाज मुख्य रूप से भारत में ही है, पश्चिमी देशों में नहीं है, क्योंकि उतनी सर्दी में आप केवल शाकाहार और दिगंबर परंपरा के साथ नहीं रह सकते, तो इसलिए जैन समाज आपको वहाँ नहीं दिखता है। रेतीले देशों में, मिडिल ईस्ट में जैन समाज नहीं है क्योंकि वहाँ शाकाहार से काम नहीं चलता है। तो शाकाहारी समाज जिसकी जिद है कि हम शुद्ध शाकाहारी, जो आलू तक नहीं खाएंगे, जो अभी कई चीज़ों की बात चल रही थी हमारी कि हम अदरक भी नहीं खाएंगे, हम हल्दी भी, जो हरी हल्दी नहीं खाते हैं, हम शक्कर जो और जिमिकंद वो नहीं खाएंगे। हम इस लेवल तक जब शाकाहार को लेकर चलेंगे तो सीधी सी बात है, आप उसी देश में रह पाएंगे जहाँ सारी ऋतुएं होंगी और अच्छी खेती होगी। वो दुनिया में बहुत कम देशों में होता था। ग्रीनलैंड में जैन समाज नहीं चल सकता, सीधी सी बात है, क्योंकि वहाँ संभव नहीं है सब चीज़ें। तो अधिकांश समाजों में पुरुषों ने शिकार किया जिंदा रहने के लिए। महिलाएं गर्भवती होती थी, उस समय तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी नहीं थे, बार बार गर्भ होता था। 13-14 की उम्र से 35, 36, 38 की उम्र तक लगातार एक बच्चा हुआ, फिर दूसरा हुआ, क्योंकि 20 होंगे तो 2 बचेंगे, 18 मर जाएंगे। तो महिलाएं लगातार माँ बन रही हैं और बच्चे पाल रही हैं। पुरुष की जिम्मेदारी है कि बाहर जाके कुछ लाना है खाने को, शिकार करना है। शिकार करने गए हैं तो शिकार हो जाने का खतरा भी है, सीधी सी बात है। तो उस समय के पुरुषों की जो परवरिश हुई वो ये थी कि उनको बहुत साहसी होना है, लड़ाकू बनना है। और जो बहुत लड़ाकू है वो रोता वो ठीक नहीं लगता है। इसलिए उन समाजों ने एक नियम बनाया कि लड़के रोएंगे नहीं। मन में तो आएगा इमोशन, रोना नहीं, दबा लेना है। और ये होते होते पीढ़ी दर पीढ़ी एक ऐसी नॉर्म बन गई कि लड़कों का रोना कमजोरी का लक्षण बन गया। अब तो घरों में क्या है, 2 साल का लड़का भी रोए तो क्या बोलते हैं मम्मी और पापा, तो लड़की है, तो बेटी है। और उसको इसमें 2 बात समझ में आती है, एक तो एक ही गलत है, दूसरा लड़की होना लड़का होने से खराब बात है। क्योंकि कोई लड़का रोए और आप कहें तो लड़की है, इस पे अंडरस्टूड है कि लड़की होना खराब बात है, लड़का होना अच्छी बात है। और धीरे धीरे लड़के सोचते हैं अच्छा मैं खास हूं, मुझे रोना नहीं है, रुलाना है। और फिर वो जिंदगी भर रोता नहीं है। और जितना नहीं, रुलाती महिलाएं भी कम नहीं है वैसे, वो तो मैंने मजाक में कहा, रुलाने वाला काम तो दोनों करते हैं। लेकिन लड़कों की मजबूरी है कि उनको समाज में ठीक दिखने के लिए अपने इमोशंस को बहुत मारना पड़ता है। अब जैसे समाज में इसकी ज़रूरत नहीं है, अब कौन सा भाला लेके शिकार करने जा रहे हैं, अब तो पुलिस है, सेना है, सब चीज़ें हैं। अब समय आ गया कि रेक्टिफिकेशन ऑफ इमोशंस हो और रोते हुए पुरुषों का सम्मान किया जाए। अब आपको फिर हंसी आ गई, देखिए इस बात पर। जब तक ये हंसी आती रहेगी मामला ठीक नहीं होगा। जिस दिन पुरुष के रोने पर हंसी आनी बंद हो जाएगी उस दिन मामला ठीक हो जाएगा। इसलिए आपका बेटा रोए, टॉन्ट मत कीजिएगा, बस सिर पे हाथ रखना है, कंधे पे हाथ रखना है, रो ले आपके साथ।
और हो सके तो साथ में खुद भी रो लेना है, 2 आंसू निकाल देने हैं। बेशक अकेले में ले जाओ उसको, दोनों बाप बेटा रोएं साथ साथ, रो लीजिए। मैं वो गारंटी से कह रहा हूँ, जितना हल्का उस दिन महसूस करेंगे उतना कभी नहीं करेंगे। सर आप बहुत बहुत बच्चों की इंस्पिरेशन है, बहुत बच्चे आपसे पढ़ते हैं, बट आपकी इंस्पिरेशन कौन है? कभी सोचा नहीं इस तरह से मैंने। लेकिन हाँ, अगर मैं थोड़ा, मेरे पिताजी मेरी इंस्पिरेशन हैं, माँ भी हैं, अलग अलग वजहों से। पिताजी बड़े मस्त वाला टाइप के आदमी हैं, इसलिए हैं। माँ बहुत पूरा परिवार कैसे संभाल के रखूं उस नेचर की थी, तो उस वजह से है। बाकी अगर मैं देखूं तो इतिहास में जाऊं तो बहुत सारे फिलोसफर्स, बहुत सारे सोशल थिंकर्स हैं। महावीर जी भी एक हैं, डॉक्टर अंबेडकर जिनके भवन में आज हम बैठे हैं वो भी हैं, महात्मा गांधी भी हैं। मैं इंस्पिरेशन तुरंत ले लेता हूँ जैसे मिलती है। जैसे प्राची नाम की बच्ची ने एक अच्छा काम किया, मैं तभी इंस्पायर हो गया उसी से। मैं तो ढूंढता रहता हूँ, कोई कुछ भी अच्छा करे मैं तुरंत इंस्पायर हो जाता हूँ। तो ऐसे लिस्ट बनाऊंगा तो कई हजार नाम निकलेंगे उसमें, लेकिन मैं बहुत इन्फ्लुएंस किसी एक व्यक्ति से नहीं हूँ, बहुत लोगों से अलग अलग हूँ। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद विल ओपन टू पब्लिक। बचपन का जो विकास आज के डॉक्टर विकास कीर्ति से मिले तो क्या उसको बोलना चाहेगा? मतलब वो मुझे क्या बोलेगा, मैं उसे क्या बोलूंगा? वो आपको क्या बोलेगा? आप तो वो मुझे बोलेगा यार तुमसे उम्मीद तो नहीं थी इतनी। वो तो ये बोलेगा। और मैं उसको बोलूंगा यार थोड़ा सा बचपन में साइंस पढ़ ली होती तो और अच्छे होते, थोड़ा सा म्यूजिक पे हाथ साफ कर लेते तो और बेहतर हो जाते। मेरे जो रिग्रेट्स हैं उसमें ये है कि मैंने स्कूल में साइंस ठीक से नहीं पढ़ा, और म्यूजिक मेरे पेरेंट्स ने खूब कोशिश की सिखाने की, पर मैंने सीखा नहीं। तो मुझे लगता है कि वो 2 चीज़ें मैं अब कर रहा हूँ, अब करूँगा। अभी कौन सा समय खत्म हो गया, अभी तो है समय। तो मैं, इंस्पिरेशन की बात हुई, मेरा अभी लेटेस्ट जो नए दोस्त बने उनमें एक दोस्त आमिर खान, जो फिल्म सितारे हैं, बड़े अच्छे दोस्त बन गए मेरे। कुछ दिन पहले हम लोग साथ बैठे थे, उन्होंने बड़ी सुंदर बात बताई। उनकी उम्र 59 साल अभी हुई है, 14 मार्च को उनका जन्मदिन था। मैं उस दिन वहीं उनके घर पे था। वो आदमी आजकल म्यूजिक सीख रहा है। रोज शाम को एक टीचर आती है सिखाने के लिए म्यूजिक, वो म्यूजिक सिखाती है, वो सीखता है। मैंने कहा यार कमाल के आदमी है। मैंने उससे कहा कि मैं भी सीखूंगा अब जाके। तो जो बचपन में नहीं कर पाए अब कर लेंगे, ऐसा क्या है। साइंस में आजकल पढ़ रहा हूँ, म्यूजिक भी सीखेंगे। हम तो सब कुछ करेंगे जब तक जिंदा है, कुछ भी क्यों छोड़े। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, जब चालू करो तब सवेरा। तो अब मैं क्वेश्चन यहाँ पे पब्लिक से लेना चाहूँगा। सबसे पहले कैन वी हैव द माइक? नमस्कार साहब, आपकी तारीफ़ तो जितनी भी की जाए कमी है, क्योंकि आज जिस हिसाब से सेकंड जनरेशन के लोग भी यहाँ आए हैं, बच्चे जो आपसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हैं आए हैं, तो वो आपका अट्रैक्शन हम समझ सकते हैं कि कितना मजबूत है इस फैकल्टी में। मेरा एक सोच था जो मैं आपसे थोड़ा क्लैरिटी चाह रहा हूँ। नारायण मूर्ति जी ने इन्फोसिस फाउंड किया, सर्टेन प्रिंसिपल और वैल्यू सिस्टम को लेके करा। उसका उन्होंने टेक ओवर किया मिस्टर सिक्का ने, और उन्होंने भी कोशिश करी कि कुछ चलाने की कोशिश करें, बट उन्होंने माइनर चेंजेस किए फॉर सक्सेशन ऑफ द कंपनी। लेकिन वो मिस्टर नारायण मूर्ति को ठीक नहीं लगे कि बोले जो मैंने वैल्यू सिस्टम एक बना दिया है इस कंपनी के लिए, उस वैल्यू सिस्टम पे ये काम नहीं हो रहा है, और ही वॉज फोर्स टू रिजाइन। तो उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई, सब लोगों की डिफरेंट ओपिनियन थी। आपकी इसमें क्या ओपिनियन है कि वेदर मिस्टर नारायण मूर्ति वॉज राइट और मिस्टर सिक्का वॉज राइट? मतलब प्रॉब्लम ये है कि मुझे बहुत डिटेल में पता नहीं है कि वहाँ क्या हुआ, इसलिए मैं स्पेसिफिक कमेंट तो नहीं कर पाऊँगा। अगर वो वैल्यू सिस्टम मुझे पता हो और डेविएशन क्या हुआ तो मैं बता पाऊँगा। पर मुझे ये ज़रूर लगता है कि अगर कोई कंपनी किसी बेसिक वैल्यू सिस्टम पे बनी है और उसका प्रमोटर अभी भी उसका मेजर शेयर होल्डर अगर है, तो उसकी अप्रोच को तो मानना लाजमी बात है। और मेरा अपना मानना ये है, जैसे एक व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है वैसे कंपनी का भी होता है, जिसको हम ब्रांड कहते हैं। और अगर कोई कंपनी अपने ब्रांड इमेज से, अपने वैल्यू सिस्टम से दूर जाएगी, तो नज़दीक में दिखे ना दिखे दूर जाके नुकसान उसका होगा ज़रूर।
तो यही चीज़ तो रोज़ फैमिली में होती है साहब। पेरेंट ने एक वैल्यू सिस्टम बना दिया, बेटा उस वैल्यू सिस्टम को नहीं करना चाह रहा, वो अपना डिविएट कर रहा है। तो यही तो जो आपने पेरेंटिंग बताया उसमें यही तो आज इशू हो रहा है कि भाई मैंने एक एथिक्स बना दिए, एक मॉरल वैल्यूज़ बना दी, बट वो आज की जनरेशन के हिसाब से उनको लगता है कि नहीं चेंज आना चाहिए। तो वहाँ पेरेंटिंग में कितना कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए? इसमें ये बात अलग हो गई, ये ठीक वो बात नहीं। फादर ने वैल्यू सिस्टम बनाया, मतलब पहली बात तो फादर मदर ने मिलके बनाया तो ज़्यादा अच्छा है, केवल फादर बनाई अच्छी बात नहीं है, दोनों मिलके बनाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब मैं इसमें सारी अच्छी अच्छी बातें नहीं बोलूँगा, जैन समाज की अच्छी अच्छी बातें मैंने खूब बोली, मैं कुछ बुरी बातें बताऊंगा सर आपको। एक चीज़ मैं वो जो बोलना चाहेंगे उसमें मैं ऐड कर देता हूँ, जो बेसिकली हमारे यहाँ का जो कहना चाहेंगे जनरेशन गैप और कम्युनिकेशन गैप, ज़्यादा है। जनरेशन गैप और कम्युनिकेशन गैप। मैं उस पर आने से पहले एक बात आपको बताता हूँ। जैन समाज के जो स्टैटिस्टिक्स आप पढ़ेंगे बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत कम संख्या, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा, उद्यमशील व्यक्तियों की आबादी सबसे ज़्यादा है, पर कैपिटा इनकम में जैन समाज भारत का सबसे अग्रणी समाज है। पढ़े लिखे लोगों में 94% से ऊपर जैन लोग हैं, जो भारत के किसी भी धर्म से ज़्यादा है। ये बात भी सही है। दो और फैक्ट्स हैं। एक पॉपुलेशन होती है कार्यशील जनसंख्या, वर्किंग पॉपुलेशन। वर्किंग पॉपुलेशन में पुरुषों में जैन समाज भारत के किसी भी धर्म से आगे है, और महिलाओं की वर्किंग पॉपुलेशन में परसेंटेज में जैन समाज भारत में सबसे पीछे है। इधर भी टॉप पे है, उधर भी टॉप पे है। और हमें अपने समाज को समझने के लिए केवल तारीफ नहीं सुननी है, ये भी देखना है कि हम कहाँ पीछे हैं। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ, परिवार का वैल्यू सिस्टम पहली बात तो केवल पुरुष क्यों बनाए, पुरुष महिला मिलकर बनाए, अपने बच्चों को समझाएं, सिखाएं। जो डाउट है, एक शब्द वैल्यू है, एक नॉर्म है। डाउट वैल्यूज पे नहीं आता है, डाउट नॉर्म्स पे आता है। आपने कहा कि बेटा अहिंसा एक मूल्य है, बच्चे ने कहा ठीक है पापा अहिंसा एक मूल्य है, लेकिन उस अहिंसा को फॉलो करने के लिए आपने जो तरीके बनाए वो नॉर्म है, वो वैल्यू नहीं है, वो नॉर्म है। जैसे आप कह सकते हैं कि हम सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करेंगे क्योंकि कोई कीड़ा आ सकता है, मुंह में जा सकता है, जो प्राचीन काल में होता था। लेकिन एक पीढ़ी कभी आके बोलेगी अपने पेरेंट्स से कि पापा उस समय लाइट नहीं थी, अब तो लाइट है, ट्यूबलाइट जला के हम देख सकते हैं कि कोई कीड़ा नहीं आया। तो जिस समय ये नियम बना और आज के समय में, क्या अहिंसा के मूल्य पर रहते हुए भी हम थोड़ा सा लेट नहीं खा सकते हैं? मूल्य तो वही है, नॉर्म चेंज हुई। फिर मान लीजिए कल को जो समस्या आएगी हमारे परिवारों में, मैं शाकाहारी व्यक्ति हूँ, मेरे परिवार में सब लोग शाकाहारी नहीं है क्योंकि अपनी अपनी चॉइसेस हैं। मैं शाकाहारी हूँ और मरते दम तक शाकाहारी रहूँगा क्योंकि मेरी चॉइस वही है। कल को मान लीजिए कि शाकाहारी परिवारों में कोई बच्चा ये कह दे कि पापा मैं तो अमेरिका में रहता हूँ, मेरे सब दोस्त नॉनवेज खाते हैं, मैं नॉनवेज तो नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं अपने परिवार के मूल्यों का सम्मान करता हूँ। पर बायोटेक्नोलॉजी की मदद से आजकल आपको शायद पता भी होगा, वेज चिकन आ गया है। वेज चिकन, उसमें कुछ नॉन वेज नहीं है, वेजिटेरियन चीज़ों को मिला के चिकन जैसा बना दिया है, टेस्ट भी चिकन जैसा है। अब कल को हमारे परिवारों में जब कोई बच्चा ये कहेगा कि मैं वो खाना चाहता हूँ, तो फिर सवाल उठेगा कि ये वैल्यू की लड़ाई है या नॉर्म की लड़ाई है। मेरा मानना ये है कि हर पीढ़ी को ये समझना पड़ेगा कि अगली पीढ़ी के समय चीज़ें बदल जाती हैं। हम उन्हीं से ये उम्मीद ना करें कि वो हमें फॉलो करें, थोड़ा हम भी समझें उनके हिसाब से कि दुनिया कितनी आगे बढ़ी है, तो संवाद होगा, अच्छा रहेगा। जय जिनेंद्र, डॉक्टर विकास। मेरा क्वेश्चन थोड़ा अलग है, नॉट रिलेटेड टू एनीथिंग ऑफ दिस। मैं पहले किताबें बहुत पढ़ता था और रेगुलर पढ़ता था, लेकिन लास्ट 5-7 साल 8 साल से ऐसा हो गया भाई किताबें पढ़ते हैं, कुछ मैसेज आ जाता है उसको रख देते हैं। तो बुक्स को वापस बेटर वे में पढ़ने का कोई तरीका आप बताओ, क्योंकि आप इतना पढ़ते हो, इतना सब कुछ करते हो। कि मेरे पास किंडल भी है, लैपटॉप में भी किंडल है, सब जगह है, लेकिन वो नहीं कर सकता। फिजिकल बुक से कैसे पढ़ें प्रॉपरली? एक तो मैं पढ़ता कम हूँ, मैं दिखावा ज़्यादा करता हूँ। मैं बहुत पढ़ता हूँ, मेरे बारे में परसेप्शन कि मैं बहुत पढ़ता हूँ, मैं उतना भी नहीं पढ़ता हूँ, शौक है मुझे पढ़ने का। लेकिन देखिए, किताब पढ़ने के 2-3 तरीके हैं। एक तरीके जैसे मैं किताबें खरीदता बहुत ज़्यादा हूँ। अब मैं आजकल कॉन्शियसनेस को रिसर्च कर रहा हूँ, जो चेतना है, जिसको जैन दर्शन जीव कहता है, उसे कोई आत्मा कहता है,
बौद्ध लोग मानते हैं कि आत्मा होती ही नहीं है, चेतना प्रवाह है। चारवाक कहते हैं कि ना चेतना प्रवाह है, ना आत्मा है, ना जीव है। हर दर्शन अलग बात कहता है, हर धर्म अलग बात कहता है। उन सबको मैंने पढ़ा है। अब मैं आजकल स्टडी कर रहा हूं कि साइंस क्या कहता है। और दुनिया के इतिहास में केवल 30-40 साल हुए हैं जब हमने ब्रेन पे रिसर्च करनी शुरू कर दी है। EEG जब पहली बार आया, उसके बाद से हम ब्रेन को स्टडी कर पा रहे हैं और हमें पता है कि ब्रेन में चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो एक विचार आज के लिए आ रहा है कि शायद आत्मा नाम की चीज़ है ही नहीं, केवल ब्रेन में न्यूरॉन्स की एक्टिविटीज़ हैं। कुछ लोग नहीं मानते, कहते हैं कि आत्मा होती है। इस स्टडी को बोलते हैं कॉन्शियसनेस। इस पर बहुत रिसर्च चल रही है और मैंने पिछले महीने में कम से कम 5 बड़ी महत्वपूर्ण किताबें मंगवाई हैं, कोई अमेरिका से, कोई इंग्लैंड से, कोई कहीं से, कि उनको पढ़ूंगा। सामने रखी हुई हैं और मैं रोज़ 2-4 पेज पढ़ भी लेता हूँ उसमें, सिर्फ इसलिए कि वो कंटिन्यूटी बनी रहे। ठीक से पढ़ने का एक ही तरीका है, क्योंकि जैसे आप व्यस्त रहते हैं, मैं भी व्यस्त रहता हूँ, मेरा फ़ोन भी बजता है, ऑफिस के बहुत सारे काम होते हैं। मैं अध्यापक हूँ, साथ में मैं उद्यमी भी हूँ और हमारी कंपनी में करीब 2,500 लोग काम करते हैं। काफ़ी ह्यूज चीज़ें हैं, तो मुझे उसमें बिजी रहना पड़ता है, वो भी करना होता है। अब पढ़ाई करते हुए फ़ोन तो आता है, व्हाट्सएप भी आ जाता है, ज़रूरी काम भी आता है। तो 2 तरीके हैं। अगर किताब पढ़नी ही है तो 1-2 घंटे के लिए फ़ोन को साइड में रख दीजिए, साइलेंट कर दीजिए। मैं तो ऐसा करता हूँ, अक्सर करता हूँ कि फ़ोन को साइलेंट किया, एयरप्लेन मोड पे किया, कमरे के बाहर रखा और 2 घंटे पढ़ा। सबको बोल दिया कि 2 घंटे डिस्टर्ब मत करना, बहुत इमरजेंसी हो तो ही बताना। मेरे घर के लोग सम्मान करते हैं इस बात का। दूसरा तरीका आसान बताता हूँ आपको। अब मैंने जैसे पेरेंटिंग पे बात इन्होंने बोला, मुझे कोई ऐसी एक्सपर्टीज तो है नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं देखूं कि क्या क्या दुनिया में इस पर पढ़ाई हुई है। तो मैंने कुछ किताबें मंगवा ली पेरेंटिंग पे, मोटी मोटी। अब वो भी रखी है सामने। मेरी टेबल पर लगभग 300-400 किताबें रखी हुई हैं इस समय, जो मुझे पढ़नी है। और अलमारी में 2000 अलग से हैं, जो अभी नहीं पढ़नी है, बाद में कभी पढ़नी होंगी। रखी बहुत सारी। और मैं खरीदता तुरंत हूँ, मुझे कोई किताब मिलती है मैं तुरंत खरीदता हूँ या मंगवा लेता हूँ उसको, ताकि मुझ पर दबाव रहे कि ये भी पढ़नी है। अब मैंने तरीका क्या निकाला, मैं ChatGPT पे गया। अब ChatGPT के ज़माने में सारी मेहनत मैं ही करूँगा तो फिर मैं स्मार्ट कैसे हुआ। मैंने उससे पहला सवाल पूछा। मैं ChatGPT का पेड वर्जन यूज़ करता हूँ, वो थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट है, 4 अब 5 आने वाला है। मैंने उससे कहा, भाई पेरेंटिंग के बारे में दुनिया की सबसे अच्छी 10 किताबें बताओ कौन सी हैं। उसने 10 किताबों की लिस्ट दे दी। फिर मुझे क्या करना, मैंने कहा इन 10 के 10 का एसेंस बताओ, क्रक्स बताओ। फिर वो बेचारा मेहनत करता रहा 5-7 मिनट तक। 10 की 10 किताब को मैंने लिख भी दिया कि 1000 से 2000 शब्दों में हर किताब का चाहिए। 1 से 2000 शब्दों में हर किताब का क्रक्स उसने बता दिया। मैंने वो क्रक्स पढ़ा, 2-4 बातें काम की लगी, नोट कर ली, हो गया। हाँ, ऐसी कई ऐप्स है। एक इंस्टा रीड्स है, मैं वो भी यूज़ करता हूँ। तो इंस्टा रीड्स पे यही होता है, दुनिया की सारी अच्छी किताबें उनके समरी मिल जाती है, आप समरी पढ़िए। यूट्यूब पे एक चैनल है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, 1 बेटर कुछ ऐसा नाम है। हर किताब की समरी है 15 मिनट में। आप स्पॉटिफाई पे जाएंगे, वहाँ ऐसी समरीज मिल जाती हैं। ऑडिबल पे जाइए, वहाँ समरीज मिल जाती हैं। तो आप किताब पढ़ना पुराने ज़माने की बात है, आज तो किताब सुनने की चीज़ है। सैर करने निकल जाइए, एक किताब रास्ते में सुन लीजिए कि जब गए थे और आए हैं, बीच में 4 किताब पढ़ ली उस बीच में। आजकल तो बड़ा आसान है। और जिस किताब को सुन के लगे कि ये धांसू किताब है, वो पढ़िए ध्यान से। तो मैं आजकल बड़ा सेलेक्टिव हूँ, किताबें इतनी ज़्यादा दुनिया में है, कैसे सब पढ़ें। तो मेरा तरीका, अब जैसे जैनिज़्म पर मुझे बात करने का मन था बीच में। ओशो जैन समाज से थे, उनका चंद्रमोहन जैन नाम था उनका। वो आप लोग 13पंथी, 20पंथी, स्थानकवासी, मूर्ति पूजक कम्युनिटीज़ में हैं। वो दिगंबर जैन में 13पंथी, 20पंथी के अलावा एक और कम्युनिटी है जिसका नाम तरणपंथी है। आप में से कितने लोग जानते हैं मुझे नहीं पता, उसका नाम बहुत कम लोग जानते हैं। तरणपंथी, उसके आचार्य थे तरण तारण नाम के। उन आचार्य पे उन्होंने अपनी सबसे पहली 2 किताबें लिखी ओशो ने। ओशो की पहली स्पीच 1965 में स्वामी तरण तारण के बारे में है। ओशो के आश्रम में जो नग्नता आप देखते हैं, उसका मूल असर दिगंबर परंपरा से आ रहा है।
और जब ओशो दार्शनिक हुए तो जैन समाज में खुशी की लहर छा गई कि एक इतना अच्छा विचारक हमारे समाज से आया है। पर 2 मुद्दों पर झगड़ा हुआ और वो जैन समाज से अलग हो गए। जैन समाज ने उनको अलग कर दिया, उन्होंने कहा कि तुम क्या कर रहे हो, मैं ही हो जाता हूँ, तो वो अलग हो गए। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि उन्होंने जैनिज्म पर 4 इतनी मोटी मोटी बुक्स लिखी हैं। मैंने वो भी मंगवा ली हैं, वो भी रखी है मेरे सामने। तो क्या होता है, जो किताब सुनने में उपलब्ध है सुन लीजिए, जिसकी समरी उपलब्ध है पढ़ लीजिए, जिसको सुन के या समरी पढ़ के लगे कि ये कमाल की चीज़ है उसे पूरा पढ़िए। इस तरह से आप मतलब 1 साल में कम से कम 50-100 नई किताबों को जान पाएंगे। और मैं अक्सर बोलता हूँ कि एक किताब पढ़ने का मतलब है आपने किसी और व्यक्ति के 40 साल की ज़िंदगी को जी लिया। उसने 40 साल पढ़ के सोच के जो लिखा आपने एक दिन में पढ़ लिया। तो हमारी शारीरिक आयु जैसे मेरी 50 साल है, हमारी सांस्कृतिक आयु 5 लाख साल है हम सबकी। पिछले 5 लाख साल में इंसान ने जो जो सीखा, शिफ्ट करता गया, ट्रांसफ़र करता गया, वो सब हमें मिल गया, मुफ्त में मिल गया। और जिसने हर साल 100 किताब पढ़ ली हैं, सुन ली, 40 मान लें एक को, तो हर साल 4000 साल का हो रहा है वो आदमी विजडम में, समझदारी में। तो किताब सुनिए, पढ़िए, समरी पढ़िए। विकास सर, आपने सबसे पहले कहा कि हमको बच्चों में खुशी ढूंढनी चाहिए जी। हर चीज़ के अंदर में खुशी होनी चाहिए। आज का बच्चा अपने दुखों से दुखी नहीं है, पड़ोसी के सुखों से दुखी है। कंपटीशन में मेरे पास मारुति है, तकलीफ नहीं है, उसके पास में ऑडी है, तो वो अपनी मारुति छोटी लगती है। अपने पास साधारण पेन है, उसके पास बहुत ब्रांडेड पेन है, तो उसको खुशी कैसे दी जाए, कहाँ उसको सेटिस्फाई किया जाए कि वो अपने दुख, कोई दुख नहीं है, अपना दुख नहीं है, लेकिन दूसरों का जो ज़्यादा सुख है वो उसके दुखों का कारण बन रहा है, इसलिए वो खुश नहीं है। और हमेशा आदमी भविष्य के लिए सोचता है, भविष्य पाता है पता नहीं, वर्तमान भविष्य के लिए खो देता है, और भविष्य आता कब है यह पता नहीं। 80 साल में भी वो भविष्य के लिए काम कर रहा है, वो भविष्य कब आएगा उसमें इंसान फंसा हुआ है। इसके बारे में आपका क्या चिंतन है? सर, पहली जो बात है, 2 बातें हैं। पहली बात आपने कहा कि आज के बच्चे लास्ट दूसरों के सुख से दुखी हैं। दरअसल ये बात जितनी बच्चों पर लागू होती है उतनी हम पे भी लागू होती है। ये बात तो हर पीढ़ी के लिए है। तो ऐसा नहीं कि बच्चे ही दूसरों के सुखों से दुखी हैं, हम लोग भी होते हैं। पर बच्चे गहराई में समझ नहीं पाते क्योंकि वो छोटे हैं, उनका भी विचार करने का कौशल उतना नहीं है। 30-35 की उम्र के बाद धीरे धीरे हम समझने लगते हैं कि जो है उसमें खुश होना सीखो, हर चीज़ नहीं मिल सकती है। तो मेरे ख्याल से बच्चों को समय दीजिए, समय आएगा तो इन बातों को समझेंगे कि हर चीज़ जीवन में नहीं मिलती है। और इसका तरीका जो अच्छा होता है वो ये, आपके समाज में उतनी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि धन की उतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन परिवारों में होती है उनका तरीका ये होता है कि मान लीजिए आपका बच्चा कहे कि मुझे एप्पल का फ़ोन चाहिए, और फादर की इनकम बेचारे की महीने की 50,000, 60,000, 70,000 रुपये है, एप्पल का फ़ोन कैसे दे? तो 2-3 तरीके हैं। पहला ये कि डांट के भगा दे उसको, दूसरा ये कि पैसा उधार लेके एप्पल का फ़ोन दे। ये दोनों तरीके गलत हैं। तीसरा तरीका ये कि उसको बिठाए साथ में और बोले कि देख बेटा, ये है मेरी सैलरी 70,000 रुपये, ठीक, ये आया पैसा, इसमें टैक्स लग गया 7,000 रुपये, 63,000 रुपये हैं। बैंक का लोन है 11,000 रुपये, अब बचे 54,000 रुपये, 52,000 रुपये। घर का खर्चा ये है, तुम्हारे स्कूल की फ़ीस ये है, तुम्हारी बहन के स्कूल की फ़ीस ये है, कपड़ों का खर्चा इतना है, बिजली का इतना है, पानी का इतना है, इतना बचा है। इतना पैसा खर्च करता हूँ म्यूचुअल फंड में या शेयर्स में, ताकि जब तुम बड़े हो और तुम्हें अपनी फैक्ट्री लगानी हो तो उसके पैसे इकट्ठे हो सके। अब तुम ये बताओ कि इनमें से कौन सा खर्चा काट के तुम्हें एप्पल का फ़ोन दिलवाऊँ? मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि वो खुद मना कर देगा कि पापा मत दिलवाइए। समझाने की बात भी तो है ना, केवल डांटने से या मना करने से क्या बात बनेगी? हाँ, लेकिन ये उदाहरण आप पे लागू नहीं हो रहा होगा क्योंकि so we have to wrap it up. So Good evening, sir. My name is Sonali Jain and I'm an educationist. First and foremost, हम सबको पेरेंटिंग के बारे में बहुत वन ऑन एक्सपीरियंस है, पर फिर भी आपके सारे जो डिलीवरी है, आपकी जो एड्रेस है, उससे हम सबको रिचार्ज हुए हैं, उसके लिए धन्यवाद।
I just want to bring to everybody's notice a little bit more serious topic which I as an educationist also face, and that is the aggravation of depression, anxiety and even suicide in the students. तो ये जो हम स्पेशली अगर यूपीएससी का नाम सुनते हैं और कोटा का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले ऑफ कोर्स आईपीएस आईएएस से ख्याल तो आते ही हैं, एंड ग्रैटिट्यूड टू ऑल ऑफ दैट, बट सुसाइड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ना केवल वहाँ, यहाँ दिल्ली में भी, बड़े शहरों में भी, छोटे शहरों में भी. सो इसका क्या कारण है? इज़ इट बिकॉज द चिल्ड्रन ऑफ टुडे, द जनरेशन ऑफ टुडे इज़ लेस रेजिलिएंट, उनमें सहनशीलता की कमी है, या हम पेरेंट्स की कमी है कि हमें इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन उनको देते हैं और उन्हें एज आपने कहा स्ट्रगल से गुजरने नहीं देते, या फिर हमारा जो समाज है वो अभी भी पिछड़े हुए समाजों में ही है जहाँ पे कंपटीशन इतना ज़्यादा है एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की पोजीशन आ गई है, जहाँ लाखों करोड़ों सीट्स लोग हैं लेकिन सीट्स खाली 100 या 200 अवेलेबल है. So what is your take on it, and how can we get rid of the situation or at least bring it into control as parents? Thank you. सुसाइड क्यों होता है इसका जवाब कुछ लोगों ने बहुत रिसर्च करके दिया हुआ है, मैं उसी को थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ. आपने कहा कि हमारा समाज पिछड़ा हुआ है, तो बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछड़े हुए समाजों में सुसाइड्स नहीं होते हैं. आप किसी ट्राइबल सोसाइटी में सुसाइड कभी नहीं सुनेंगे. यहाँ तक कि अगर आप सुसाइड को स्टडी करेंगी तो आप पाएंगे कि जैन समाज में बाकी समाजों की तुलना में कम सुसाइड्स होते होंगे. इसके साथ साथ मुस्लिम्स में काफ़ी कम होते होंगे. एक मैक्स वेबर नाम के बहुत प्रसिद्ध सोशियोलॉजिस्ट हुए, उन्होंने स्टडी किया, एमिल डर्कहाइम ने किया, 26,000 सुसाइड केसेस को स्टडी किया निष्कर्ष निकालने के लिए कि सुसाइड क्यों होता है. और इंटरेस्टिंग बात है, जो जजमेंट था उसमें एक ये था कि दबाव रहे तो सुसाइड कम होता है, ना रहे तो ज़्यादा होता है. जो फैमिली में है, बेशक फैमिली ठीक ना हो तो सुसाइड होने की संभावना कम है, अकेला है तो ज़्यादा है, प्रोटेस्टेंट है तो ज़्यादा संभावना है, कैथोलिक है तो कम संभावना है. ऐसे कई उन्होंने रिजल्ट्स निकाले. तो ज़्यादा क्यों होते हैं सुसाइड? इसकी बड़ी वजह यह है कि जब बच्चे अपने घरों से दूर होते हैं, परिवार से इमोशनल बॉन्डिंग उतनी नहीं होती है, अच्छे दोस्त नहीं होते, कंपटीशन ज़्यादा है, जिसकी दुनिया में रिश्ते नहीं हैं, जिसकी दुनिया में अच्छे दोस्त दो चार नहीं हैं, जिसकी अपने पेरेंट्स के साथ अनकंडीशनल बॉन्डिंग नहीं है, वहाँ ये खतरा ज़्यादा होता है. इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि माँ बाप की भूमिका क्या है. उनमें से एक को, आमतौर पे माँ को अनकंडीशनल लव देना चाहिए और एक को, आमतौर पे पिता को, कंडीशनल लव देना चाहिए. कंडीशनल लव का मतलब है रिस्ट्रिक्शन के साथ कि बेटा ये करोगे तो प्यार मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ये नहीं करोगे तो ठीक नहीं होगा. बच्चा कुछ कर दे तो उसको प्यार किया, शाबाशी दी, सब कुछ दिया, ताकि बच्चे को ये आदत हो कि सब चीज़ें मुफ्त में नहीं है, मुझे भी कुछ परफॉर्म करना होगा. और माँ की तरफ से उसको ये भरोसा हो कि कुछ भी बिगड़ जाए ये तो है ही मेरे साथ. तो एक अनकंडीशनल लव, ताकि कुछ भी दिक्कत आ जाए तो उसको पता है कि एक सहारा है, और दूसरा व्यक्ति हल्का हल्का तनाव देता रहे, स्ट्रगल देता रहे, ताकि बच्चा आगे भी तो बढ़े. दोनों काम करने हैं. मैं दावे से कह रहा हूं कि जिन घरों में बच्चे और माँ बाप ठीक से बात कर लेते हैं वहाँ सुसाइड नहीं होते. जिस बच्चे के साथ दो बढ़िया दोस्त हैं वहाँ सुसाइड कभी नहीं होगा. एक वीडियो कोरोना में बहुत पॉपुलर हुआ था, आपने भी देखा होगा व्हाट्सएप पे. मैं चाहता हूँ कि कभी ऐसा मेरे परिवार में हो, हालांकि चांस कम लग रहा है मुझे. क्या वीडियो है? एक सिख फैमिली है, पिता बीमार है, बिस्तर पे लेटा हुआ हॉस्पिटल में. उसको खुश करने के लिए उसकी बेटी, बेटा, पत्नी और माँ डांस कर रहे हैं म्यूजिक पे. और मैं सोच रहा हूँ कितना सुंदर परिवार है. घर में एक व्यक्ति बीमार है, उसकी बेटी, बेटा, पत्नी और उसकी माँ जिसकी उम्र 80 साल के आसपास है, वो सब भंगड़ा डांस कर रहे हैं ताकि वो बेड पे लेटे लेटे खुश हो और वो हंस रहे साथ साथ. इतनी अच्छी इमोशनल बॉन्डिंग किसी परिवार में होगी ना तो सुसाइड नहीं होगा. तो मैं आपसे जो कहना चाहूँगा, हमारे बच्चे ऐसा ना करें. सिंपल तरीका है, दिन में एक बार बच्चे से प्यार से बात करनी है, उसकी हर बात को सुन लेना है. अगर आपका बच्चा अपनी खराब से खराब बात आपको बता पा रहा है और आप बिना जजमेंटल हुए कह पा रहे हैं, बेटा इस उम्र में होता है, ध्यान रखना, कोई बात नहीं, हमारे साथ भी हुआ था, ठीक हो जाता है, डरना मत, हम तो हैं ना साथ में, चिंता मत करना, कभी कुछ नहीं होगा. Thank you, Dr. Vikas Divyakeerti ji.
So now I want to call Youth Chairman Pramod Jain to say a few words. सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि विकास दिवित कीर्ति सर के लिए एक बहुत ज़ोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि सर आज जब मैं यहाँ पे आया था तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे एक पेरेंटिंग सेशन मिलेगा. सो थैंक यू सर, आप आए एंड वी हैड अ वंडरफुल सेशन. आई एम श्योर एवरीवन इज़ गोना टेक अ लॉट ऑफ ज्ञान फ्रॉम हियर, young parents, even old parents for that matter. I also want to thank all the officers who have come here. Thank you for joining us.